देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर परमुटेशन जो कर रहे थे उसमें हम लोग का परमुटेशन का कंसेप्ट हुआ एक क्लास में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया है। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने गैप दे रखा है, ठीक है, उसको भी कर लेंगे। तो लास्ट दिन कितना हुआ था, 18 तक आई थिंक हो गया था। हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज करते हुए सॉरी एग्जाम्पल जो भी है वो पूरा किया, और ये एक्सरसाइज 5A ये वाला स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ठीक है, और एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं किया था, और यहाँ पर मिडिल में एक क्वेश्चन बाकी था। 18 वाला किया था लेकिन मिडिल का क्वेश्चन कुछ बाकी है, क्योंकि इसके बाद आ जाता है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन का कंसेप्ट हम लोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है 15 नंबर से। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो ये देखो ये वाला जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोग सिंपल परमुटेशन जो है वो कर रहे थे, अभी पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शंस। permutations with restriction। अच्छा तो रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा, क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या परमुटेशन मतलब क्या, कुछ चीजों में से पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट बोलो, मतलब लिविंग नॉन लिविंग, मतलब ह्यूमन बींग्स हो या कुछ और हो, उससे हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिंग्स को सिलेक्ट करना है या सारी चीजों को सिलेक्ट करना है, फिर उसे अरेंज करना है, मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। लेकिन अगर इसमें कुछ हमें कंडीशन दे दे, यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा दे, तो हमें कैसे सॉल्व करना है। अच्छा जैसे रेस्ट्रिक्शन मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक यहाँ पर ले लेते हैं कैट। ठीक है, कैट। अच्छा अब अगर हमें बोले कि ये कैट जो वर्ड है इसमें जितने भी सारे लेटर है, कितने सारे लेटर है, 3 लेटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज द वर्ड द लेटर फ्रॉम द वर्ड कैट कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहता है ना तुम लोग को, हाउ मेनी वेज, in how many ways the letter of the word cat can be arranged। ऐसे क्वेश्चन रहता है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितने सारे लेटर्स है इसमें 3 लेटर है, इसको हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको तुम लोग प्रैक्टिकली लिख के मुझे बताओ कितने तरह से अरेंज कर सकते हो। रीअरेंज नहीं बोला है, लास्ट दिन मैंने रीअरेंज का कंसेप्ट भी बोला था ना, कितने तरह से CAT को अरेंज कर सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो CAT, और क्या लिख सकते हो CTA, और क्या होगा ACT, ATC, और बोलो, और भी होगा। एक एक सामने रख के कांस्टेंट करो ना, सी को सामने रख के दो वर्ड आ जाएगा, ए को सामने रखोगे दो, ACT ATC, और टी को सामने रख के बताओ TCA TS, और कुछ नहीं बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा अगर अब ये बोले कि हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं, क्वेश्चन समझो, रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया, ये तो नॉर्मल गया। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जहां पर ए और टी, A, T ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन लिख के बताते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज we can arrange the word, we can arrange the letter of the word how many ways we can arrange the letter of the word cat so that A and T, A comma T, so that the letter A comma T always come together
ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। मतलब क्वेश्चन पढ़ के पहले समझ लो क्या बोल रहे हैं। In how many ways we can arrange the letter of the word cat? cat जो word है इसमें 3 लेटर है, इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि so that the letter A, T always come together, मतलब A और T हमेशा एक साथ आए। ठीक है, अगर A T एक साथ नहीं आता है तो वो वाला अरेंजमेंट हम लोग नहीं लेंगे। ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है। A, T एक साथ आने का मतलब है A T आएगा तो भी चलेगा, T A आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ए और टी हमेशा एक साथ होंगे, अलग नहीं होने चाहिए। तो हम लोग कौन कौन सा अरेंजमेंट लेंगे? वैसे तो हमें पता है कि इतना सारा अरेंजमेंट होता है, लेकिन जैसे रेस्ट्रिक्शन लग गया, कौन कौन सा अरेंजमेंट होगा फिर हमारा? क्या कैट ले सकते हैं? क्या ये वाला ले सकते हैं? मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बोल रहा है कि ए और टी एक साथ होना चाहिए हमेशा, जो भी इससे अरेंजमेंट करोगे ए टी साथ साथ होना चाहिए। अब ए कॉमा टी साथ होने का मतलब है ए टी फॉर्म में रहे या टी ए फॉर्म में रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए कॉमा टी साथ साथ रहे। तो मुझे बोलो कौन कौन सा अरेंजमेंट हम लोग ले सकते हैं? सी ए टी कैट से कैट ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? टी ए सी। हाँ बोलो और एक बार। टी ए सी, हाँ। टी और ए सी। हाँ सी टी ए। पी टी ए, हाँ। ए टी सी। ए टी सी, हाँ। हो गया, और नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा, है ना? ये देखो कौन कौन सा होगा? कैट हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एटी एक साथ है। ये वाला क्यों हो रहा है? इसमें एटी एक साथ है, टी ए, ठीक है, और एटी, इसीलिए ये चार हम लोग वर्ड जो है इसमें से ले सकते हैं। तो ये तो छोटा सा वर्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिख के समझ लेते हैं। ठीक है, कि अच्छा इसमें हो रहा है 6 अरेंजमेंट और इसमें हो रहा है 4 अरेंजमेंट। लेकिन इसी चीज को जब हमें फॉर्मूले से करना हो, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास ये 3 लेटर वाला वर्ड नहीं, 8-10 लेटर वाला वर्ड है, तब क्या करेंगे? तब तो हमारे लिए ये लिख के ये अरेंजमेंट लिखना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 में ही हमें थोड़ा चिंता होता है कि सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। और अगर 4-5-6 हो जाए तो बस लिखते लिखते हम लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस चीज को हमें फॉर्मूले में ट्रांसफर करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सिंपल ऐसा है कि अगर हम लोग, मतलब कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट कैसा है, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता तो हम लोगों के पास ऐसा 6 अरेंजमेंट होता। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन होने के कारण हम लोगों के पास जो है 4 अरेंजमेंट हो रहा है। इसी चीज को हम लोग फॉर्मूले में कैसे दिखाएंगे? जब हमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट या फिर दो पर्सन, जैसे दो पर्सन भी हो सकते हैं, यहाँ लेटर है तो हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, नॉन लिविंग फॉर्म है ए टी। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स, चाहे 2 हो या मोर देन 2 हो, यहाँ 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, अगर एक साथ रहेगा ऐसा बोला जा रहा है, तो उसे हम लोग हमेशा एक यूनिट के तरह मानेंगे। ए कॉमा टी को हम लोग क्या मानेंगे? एक यूनिट भी बोल सकते हो, कोई कोई इसे ग्रुप भी बोलता है। मतलब ये हमेशा ग्रुप में रहेंगे, चाहे वो एटी फॉर्मेट में रहे चाहे वो टी ए फॉर्मेट में रहे, इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अपना इस तरह के फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, हमेशा एक ही फॉर्मेट में रहेंगे। इसका मतलब अगर हमें कैट का अरेंजमेंट करना है जहां एटी एक साथ रहेगा, तो बेसिकली देखो हम लोग का एटी एक ग्रुप में है, टी ए एक ग्रुप में है, टी ए एक ग्रुप में है, एटी एक ग्रुप में है, तो सिर्फ सी का हमें अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। एटी के यहाँ सी लगा रहे, टी ए के यहाँ सी लगा रहे, टी ए के इधर सी लगा रहे, कभी एटी के इधर सी लगा रहे। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है। इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे करेंगे? जब हम लोगों का कुछ वर्ड या फिर पर्सन्स एक ग्रुप में हो जाता है, तो उसे हम लोग एक ग्रुप मान लेते हैं। मतलब ये 2 लेटर को हम लोग एक यूनिट या फिर एक ग्रुप के तरह ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली तब हमें अरेंजमेंट 3 लेटर का नहीं करना है, तब हमें अरेंजमेंट करना है सी का और ए कॉमा टी का। ठीक है, ए कॉमा टी बोलो या टी कॉमा ए बोलो। ठीक है, हमें अरेंजमेंट फिर 2 चीजों का करना है। ठीक है, हमें अरेंजमेंट कितने चीजों का करना है? 2 चीजों का। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो, टोटल हम लोगों के पास लेटर था, टोटल लेटर था 3। ठीक है, उसमें से रेस्ट्रिक्शन कितना लग गया है? रेस्ट्रिक्शन लग गया है 2 लेटर पे। ठीक है, तो वो 2 लेटर को हम लोग एक यूनिट मानेंगे, तो यहाँ से 2 लेटर हट जाएगा, टोटल लेटर से 2 लेटर हट जाएगा। कितना लेटर बचा? 1 लेटर, जो कौन सा है? सी है। ठीक है, ये 1 लेटर कौन सा है? सी है। अच्छा,
बाकी जो दो लेटर है वो कौन सा है, ए और टी है, ठीक है। बाकी दो लेटर जो है ए और टी है, इसे हम लोग क्या मान रहे हैं, बाकी जो दो लेटर है इसे हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं, ठीक है, एक ही यूनिट मान रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट हमें बेसिकली दो चीजों का करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने ए टी लिख दिया, ठीक है, ए टी लिखो या टी ए, मैंने कॉमा देके लिखा। बेसिकली हमें अरेंजमेंट किसका करना है, सी एंड ए टी का। मतलब इसके पहले अगर हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता है तो हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट करना है सी का, ए का और टी का, इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन जब इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे तब हमें अरेंजमेंट करना है सी और ए टी का, सी एंड ए टी का। यहाँ पर देखो मैंने सी कॉमा ए कॉमा टी किया है, मतलब ये तीन चीज का अरेंजमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर दो चीज का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि ए टी तो हमेशा एक साथ ही बैठेगा। अब कभी ये ए टी फॉर्मेट में बैठेगा, कभी टी ए फॉर्मेट में बैठेगा, जो मैंने यहाँ प्रैक्टिकली दिखाया। तो रूल्स क्या है, मतलब जो लॉजिक है जिससे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, उसमें यही रूल्स हो गया ना। देखो लॉजिक क्या है, तो बेसिकली हम लोग अगर देखें तो हमें ये दो चीजों का अरेंजमेंट करना है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इसीलिए टोटल अरेंजमेंट दो चीजों का करना है। तो दो चीजों का अरेंजमेंट करना है तो हम लोग सिलेक्ट क्या करेंगे, ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सी और ए टी को, ठीक है। और कभी लिखेंगे सी ए टी, कभी लिखेंगे टी ए सी, कभी लिखेंगे सी टी ए, ठीक है, कभी लिखेंगे ए टी सी। तो हम लोग सिलेक्ट कितने चीजों को करेंगे, दो चीजों को सिलेक्ट करके उसे अरेंज करेंगे। और दो चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करने में परमुटेशन क्या होगा, 2p2, ठीक है। दो चीजों को सिलेक्ट करना है, सी और ए एंड टी को, सी और ए एंड टी को हमें सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 2p2, दो लेटर, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि टोटल लेटर जितना है 3 है, टोटल लेटर 3 है, उसमें से हम लोग रेस्ट्रिक्शन को हटा देंगे, ठीक है। एक बार किसी का अनम्यूट है, सोमनाथ का एक बार म्यूट करते हैं, ठीक है, आवाज आ रहा है ना, जब बोलोगे तब अनम्यूट कर दो। अच्छा ये देखो सी जो है 3 जो है लेटर टोटल 3 है, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन वाला लेटर हटा देंगे, लेस कर देंगे रेस्ट्रिक्टेड लेटर, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड लेटर को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, दैट इज 2। तो दो रेस्ट्रिक्टेड लेटर है, तो एक लेटर जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, और दो रेस्ट्रिक्टेड जो लेटर है उसे हम लोग ग्रुप में एक मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट दो चीजों का, कैसे, ये सी और ए टी, ये देखो दो चीजों का अरेंजमेंट होगा। तो 2p2 और ए और टी क्या अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कभी ए टी कभी टी ए, क्योंकि इसमें तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। तो ए और टी अपने अंदर कितने तरीके से चेंज होंगे, ए टी टी ए, दो तरीके से, यानी ये भी क्या हो जाएगा 2p2। दो लेटर अपने अंदर दो तरीके से जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, और 2p2 का मतलब भी 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, बोलो। 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, बोलो। 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, चार तरीके का इस तरह का अरेंजमेंट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आज हमें सारा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करना है। तो समझ में आया कि हमें फॉर्मूले में कैसे करना है, जो भी रेस्ट्रिक्टेड आइटम होगा उसे हमें एक ग्रुप मान लेना है। तो रेस्ट्रिक्टेड आइटम को हम लोग हटा देंगे, तो रेस्ट्रिक्टेड आइटम क्या था, 80। तो 3 में से 2 रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड आइटम कितना हो गया, 1। ये एक अनरेस्ट्रिक्टेड आइटम है, और जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम है उसे हम लोग एक ग्रुप मानेंगे। तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो 3 के जगह दो चीजों का होगा, सी एंड ए टी, ठीक है। ए टी को तब हम लोग एक ही मानेंगे, ए टी को हम लोग एक ही मानेंगे, ठीक है। और ए टी अपने अंदर अगर इंटरचेंज कर सकता है उसके लिए 2p2, ठीक है। अब देखो ये लिख के करना पॉसिबल नहीं है, तभी तो हमें फॉर्मूला समझना पड़ेगा ना। तो अभी और एक आधा क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा कि कैसे करके होगा। तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन करें, यहाँ पर यहाँ पर ये वाला करें, कौन सा गया यहाँ से, चलो यहाँ से पहले रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन का यहाँ से क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये देखो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉट द वावल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, ठीक है। तो ड्रॉट यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सा वाला करें, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5A में चले जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो हम लोग को एक वर्ड दिया है ड्रॉट, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉट। अच्छा रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है, बोल रहा है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉट द वावल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, मतलब वावल्स जो है वो अलग कभी ना बैठे, हमेशा एक साथ रहे। नॉट बीइंग सेपरेटेड का मतलब ऑलवेज कम टुगेदर, एक ही बात है। तो मुझे पहले बता दो कि इसमें वावल्स कितने सारे हैं,
और वावल्स के अलावा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। बताओ वावल्स कौन कौन सा है? ये जो वर्ड है इसमें वावल्स कौन कौन सा है? डी क्या है? बोलो डी क्या मैम है? सिर्फ ए वॉवेल है। ए वावल ए ना, ए ছাড়াও তো আছে ए আর यू আছে। হ্যাঁ यू है। ए यू। ए आर यू बस तो और कुछ डी नहीं। कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, ए वावल्स, यू वावल्स, जी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट। ठीक है। अच्छा तो ये जो कॉन्सोनेंट है इसे हम लोग कितना वर्ड मानेंगे? इसे सिंगल सिंगल कितने वर्ड मानेंगे? क्योंकि इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको कितने वर्ड मानेंगे? 5 वर्ड मानेंगे। ठीक है, ये हम लोग 5 वर्ड मानेंगे। सॉरी 5 वर्ड बोल रहे हैं, 5 लेटर। लेकिन क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है? क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन ये दिया है कि जो वावल्स है वो नेवर बीइंग सेपरेटेड, यानी हमेशा एक साथ आएगा। तो जो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बीइंग जो भी होगा एक साथ आएगा, उसे हम लोग क्या मानेंगे? क्या इसे हम लोग 2 लेटर्स माने कि 1 लेटर्स माने? बोलो, क्या इसे हम लोग 2 लेटर माने कि 1 लेटर मानेंगे या फिर 1 यूनिट मानेंगे? ठीक है तो 2 लेटर। ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये तो 2 लेटर ही है, हाँ ऑब्वियसली ये 2 लेटर है, हम लिख रहे हैं ये 2 लेटर है, लेकिन इसे हमें मानना क्या पड़ेगा? बट इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ग्रुप एक ही मानना पड़ेगा, ग्रुप बोलो या फिर 1 यूनिट बोलो। ठीक है, एक ही बात है, 1 यूनिट या 1 ग्रुप मानना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि हम लोगों को फिर टोटल कितने सारे चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है? यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, ये दोनों को तो 1 मानना पड़ेगा, तो टोटल अरेंजमेंट हमें कितने चीजों का करना पड़ेगा? ये 5 और ये 1 हो गया, ये दो का 1 मानेंगे, ये 5, तो टोटल अरेंजमेंट कितने सारे लेटर का होगा? जैसे यहाँ पर ये 1 हो गया था और ये दोनों मिला के 1 था, वैसे ही मुझे बोलो तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट कितने सारे चीजों का होगा? 1 2 3 4 5। मतलब हम लोग क्या लेटर बना सकते हैं? क्या हम लोग ऐसे बना सकते हैं? डी आर जी एच टी और ए कॉमा यू, ये एक मानेंगे ना, तो हम लोग इसके बाद का क्या लेटर बना सकते हैं? हम ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, एक दो लिख के जरूर दिखा सकते हैं, जैसे कि डी हो गया, जी हो गया, ए यू हो गया। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हैं? एच टी आर। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो बेसिकली हमारा अरेंजमेंट कैसे हो रहा है? कितने सारे लेटर का हो रहा है? 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे करके होगा ना। लेकिन बहुत सारा बनेगा, हम लिख नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कितने सारे लेटर का अरेंजमेंट होगा मुझे बताओ? 6 लेटर। हाँ, अरेंजमेंट कितने सारे लेटर का होगा? 6 लेटर का होगा। ठीक है, कैसे करके फाइंड आउट करोगे? सिंपल है, यहाँ 5 और यहाँ 1 ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ 5 और यहाँ 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 6 लेटर का हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 6 लेटर को 6 प्लेसेस में कैसे अरेंज कर सकते हो? परमुटेशन। तो पहले 6 लेटर को सिलेक्ट करोगे, फिर उसको जो है अलग अलग ऑर्डर में अरेंज, जैसे ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन। तो 6 लेटर को 6 जगह में हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं? 6p 6 तरीके से। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर n कितना होगा? अगर हमें 6 लेटर को अरेंज करना है 6 जगह पे, तो n भी 6 और r भी क्या होगा? 6। 6 में से 6 लेटर को सिलेक्ट करना है, तो 6p6। ठीक है। अच्छा, अब क्या ए यू अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है? मतलब कभी ए यू लिख देंगे, कभी यू ए लिखेंगे, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? क्योंकि हमें क्या बोला है कि यस ए मैम। यू ही होगा पॉसिबिलिटीज, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला ए यू ही लिखो, यू ए भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये ए यू अपने अंदर जो इंटरचेंज करेगा, ये कितने तरीके से कर सकता है? मैक्सिमम 2 ही तरीका, ए यू यू ए, है ना। तो ए यू का जो इंटरचेंज है, इसमें परमुटेशन कैसे अप्लाई करेंगे? इसमें एन क्या होगा और आर क्या होगा? 2 लेटर है तो एन 2, 2 में से 2 ही सिलेक्ट करना है तो आर भी 2, तो ये हो जाएगा 2p2। क्या ये दो चीज अलग अलग होगा, क्या एक साथ होगा? मेरा बात सुनो, क्या ये जो अरेंजमेंट 6p6 वाला है, जो कि ये पूरा, और जो ए यू का अरेंजमेंट है, क्या ये दोनों चीज हमें अलग अलग चाहिए या एक अरेंजमेंट में एक ही साथ चाहिए?
मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दो। क्या ये डॉट जो हम लोग लिख रहे हैं, अलग अलग अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्या ए यू अपने अंदर जो इंटरचेंज करेगा, जो भी वर्ड बनेगा ए यू बने या यू ए बने और उसके साथ ये अरेंजमेंट, क्या ये दोनों चीज हमें एक साथ चाहिए या अलग अलग? क्या हमें ऐसे चाहिए DRGHT और ए यू अलग, क्या ऐसे चाहिए या ए यू इसके साथ ही चाहिए हमें, या फिर यू ए, जो भी बोलो, क्या हमें अलग अलग चाहिए या एक साथ चाहिए? एक साथ चाहिए। एक साथ चाहिए। तो एंड हो रहा है कि और हो रहा है, मुझे ये बताओ। मतलब पहले दिन वाला कंसेप्ट एंड हो रहा है कि और हो रहा है? कंसेप्ट जो बस वाला एग्जांपल दिया था कि हम लोग बस से जाके आ रहे हैं या फिर पूरा जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो कंसेप्ट था, तो मतलब ये क्या हो रहा है, एंड वाला कंसेप्ट है कि और वाला कंसेप्ट है? ये अरेंजमेंट एंड ये अरेंजमेंट मिलके वर्ड बनाएंगे या फिर ये अरेंजमेंट या फिर ये अरेंजमेंट मिलके वर्ड बनाएंगे? एंड होगा। एंड होगा। एंड होने से साइन क्या होगा? अपने कॉपी में देखो, एंड होने से साइन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। देखो, अगर लिख नहीं रहे हो तो बहुत पछताना पड़ेगा, लेकिन एंड होने से क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो एंड, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। अब 6p6 का मतलब कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल। अब आंसर बताओ, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है? ये तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो। वन फोर फोर जीरो बेस। ठीक है, आई होप कि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, और भी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो ड्रॉट का ये देखो यहाँ पर 720 और ये देखो 1440। ठीक है, तो ये इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट हम लोग एन वाला कंसेप्ट बाद में देखेंगे, क्योंकि एन वाले से ना उतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। हम लोग ये वाला देखते हैं, एग्जाम्पल 3। ठीक है, फिर एन वाला कंसेप्ट भी देखेंगे। यहाँ पर बोला है देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारे पास जो है 6 इकोनॉमिक्स बुक्स है, 3 ऑन मैथमेटिक्स, 3 मैथ का बुक्स है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बता रहा है कि 2 ऑन अकाउंटेंसी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ? बुक सेल्फ में ये बुक्स हमें रखने हैं। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, मतलब सेम सब्जेक्ट का बुक एक ही साथ रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोगों का, ये मान लो बुक सेल्फ है। ठीक है, ये एक बुक सेल्फ है। हम कोशिश कर रहे हैं इसे जितना विजुअलाइज करके दिखाया जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये मान लो ऐसे करके बुक सेल्फ है, यहाँ पर हमें बुक्स रखने हैं। कैसे? देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स। 6 इकोनॉमिक्स बुक्स है हमारे पास। है क्या? हमारे पास 6 इको बुक्स है। ठीक है, अच्छा, और क्या अवेलेबल है? 3 ऑन मैथ्स, 3 मैथ्स का बुक्स है। ठीक है, अच्छा, 2 ऑन अकाउंटेंसी, 2 अकाउंट्स का बुक्स है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर? मतलब इकोनॉमिक्स बुक्स जो है वो एक ही साथ रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक इको बुक रख दिए उसके बाद एक मैथ का बुक रख दिए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इको का बुक रख रहे हैं तो सभी इको का बुक लगातार जाएगा, उसके बाद जो भी बुक्स रखना चाहे वैसा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सपोज ये इकोनॉमिक्स का बुक्स है, ऐसे करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक बुक, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मान लो 6 जो है इकोनॉमिक्स का बुक्स है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इको का बुक्स। ठीक है, इसके बाद सपोज मैंने अरेंज कर दिया मैथ का बुक्स। ठीक है, तो ये मान लो 3 मैथ का बुक्स है, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया मैथ का बुक। ठीक है, मैथ का बुक ये कितने सारे हैं? ये 3 है। इकोनॉमिक्स का कितना सारा है? ये 6 इकोनॉमिक्स का बुक्स है। ठीक है, उसके बाद 2 अकाउंटेंसी का बुक्स है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2 अकाउंट्स का बुक्स है। ठीक है, अच्छा, अब लॉजिकली सोच के मुझे एक चीज बताओ, क्या सिर्फ यही अरेंजमेंट हो सकता है? इसके अलावा भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लो इको बुक्स को मैंने यहाँ रखा है, मैथ को यहाँ रखा है, अकाउंट्स को यहाँ रखा है, लेकिन इसके अलावा भी तो अरेंजमेंट हो सकता था। कैसे? ये हो सकता था, इको यहाँ चला गया, अब और ड्रॉ नहीं कर रहे, ये कलर से दिखा दे रहे, इको यहाँ चला गया, मैथ यहाँ चला गया, अकाउंट्स यहाँ चला गया, या फिर अकाउंट्स यहाँ चला गया। ठीक है, इको यहाँ चला गया और जो मैथ है वो यहाँ आ गया। इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है,
और मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स बुक्स है इसमें भी तो जो है इंटरचेंज हो सकता है। जैसे मान लो ये इको का बुक 1 है, ठीक है, ऐसे इको बुक में हम लिखते हैं इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, इको 5, इको 6, मतलब हर एक बुक्स का मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। मैथ का मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, अकाउंट्स का मैंने नाम दे दिया अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2, ठीक है। अब जैसे इसको समझोगे कैसे, कौन सा बुक है, क्योंकि राइटर का नाम अलग होगा, ठीक है, उस पे प्रिंट अलग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो अलग अलग बुक होगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये देखो यहाँ पर अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2, अब ये बुक भी तो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। मान लो मैंने यहाँ अकाउंट्स 1 वाला रखा, यहाँ अकाउंट्स 2 वाला रखा, लेकिन यहाँ पर जब रख रहे हैं तब अकाउंट्स 2 पहले फिर अकाउंट्स 1 रख रहे हैं, मतलब कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं। एक तो ये बुक अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, ये सारे बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और ये इको मैथ अकाउंट्स, ये तीन जो अलग अलग सब्जेक्ट है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब दो तरह का इंटरचेंज हो रहा है। क्या? एक तो सब्जेक्ट वाइज इंटरचेंज, लाइक ये वाला सब्जेक्ट वाइज इंटरचेंज तो हम लिख के भी दिखा सकते हैं, इको मैथ अकाउंट्स, इको अकाउंट्स मैथ, ठीक है, मैथ इको अकाउंट्स, मैथ अकाउंट्स इको, अच्छा अकाउंट्स मैथ इको, अकाउंट्स इको मैथ, ये हो गया सब्जेक्ट वाइज इंटरचेंज। लेकिन इको में कोई एक बुक नहीं है, इको में 6 बुक है, तो 6 बुक अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है 6 तरीके से, ठीक है, 6 बुक अपने अंदर 6 तरीके से इंटरचेंज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 6 बुक अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेगा, 6 तरीका मतलब सॉरी 6 फैक्टोरियल, 6 भी 6 तरीके से। जैसे ये देखो, ये 2 बुक अपने अंदर कैसे इंटरचेंज करेगा, अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 फॉर्मेट में बैठेगा या अकाउंट्स 2 अकाउंट्स 1 फॉर्मेट में वैसे बैठेगा, मतलब 2 तरीके से, यानी 2 फैक्टोरियल 2p2 तरीके से। 2 बुक्स 2 जगह पे कितने तरीके से इंटरचेंज करेगा, nb2 rb2 2p2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 2 तरीके से इंटरचेंज होगा, ठीक है, 2 तरीके का अरेंजमेंट होगा। एक तो ये अरेंजमेंट होगा, और इको अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, मैथ बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, और अकाउंट्स बुक अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। और ये सारा चीज क्या एक साथ होगा कि अलग अलग, मतलब ये सारे इंटरचेंज करके जो अरेंजमेंट होगा वही तो हमारा मेन अरेंजमेंट होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सभी अरेंजमेंट को एक साथ लिखेंगे। तो 6 बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, इस केस में एन भी 6 और आर भी 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6p6। 6 इको बुक्स अपने अंदर 6p6 तरीके से इंटरचेंज करेंगे। 3 मैथ बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 3p3 तरीके से। और 2 अकाउंट्स बुक्स, ठीक है, अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 2p2 तरीके से। अच्छा एन क्यों 6 हुआ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बुक्स इको 6 है। क्या 6 में से 6 ही बुक हमें बुक सेल्फ में रखना है, बिल्कुल, हमें तो नहीं बोला है कि अलग कुछ करना है। तो इसका मतलब हम लोगों का आर भी 6 होगा। मैथ बुक में n इक्वल टू 3 क्यों हुआ, क्योंकि हमें 3 मैथ बुक्स ही लेने हैं। अच्छा 3 में से क्या तीनों को ही अरेंज करना है, बिल्कुल, तो आर भी 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स बुक्स 2 है, तो n 2 हो गया। क्या हमें दोनों अकाउंट्स बुक्स लेके अरेंजमेंट करना है, हाँ, हमें तो कुछ बोला नहीं कि एक रख दो, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो दोनों लेना है, तो आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बुक्स के अंदर का इंटरचेंज, कि इकोनॉमिक्स बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, मैथ बुक अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, अकाउंट्स बुक अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरचेंज है ये तीनों एक साथ होगा, तभी तो बुक सेल्फ में तीनों आइटम एक साथ रहेंगे, तो एंड हो जाता है, एंड होने पे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये तो हुआ बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे। साथ ही साथ हमें ये अरेंजमेंट भी तो देखना है, ये 3 तरह का बुक, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ बुक्स अपने अंदर ये अरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब इको मैथ अकाउंट्स, इको अकाउंट्स मैथ, मैथ इको अकाउंट्स मैथ, अकाउंट्स इको अकाउंट्स मैथ, इको अकाउंट्स इको मैथ, ठीक है। ये कितने तरीके से होंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कितने 3, तीनों में से तीनों सब्जेक्ट के बुक्स हमें जो है सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 3p3, ये सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट, और ये भी इसके साथ साथ होगा, ठीक है। जैसे हम लोग इको का बुक्स ऐसे रख रहे हैं, मैथ का ऐसे, अकाउंट्स का ऐसे। अब इसी के ऊपर ना और अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर तो दिखा दिया है सब्जेक्ट वाइज कितना अरेंजमेंट होगा, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है, लेकिन इसका भी इको मैथ अकाउंट्स का भी बहुत सारा अरेंजमेंट होगा। जैसे मान लो हम यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने सपोज यहाँ पर लाइन बाय लाइन इको का बुक्स रखा है, इको 1 2 3 4 5 6। अब हम ऐसे रख रहे हैं इको 6
इको 5, इको 4, इको 3, मतलब रिवर्स मोड में रख रहे हैं, इको 3, इको 2, इको 1, ठीक है। और अकाउंट्स बुक को मैंने सपोज ऐसे रखा है, अकाउंट्स मैथ बुक को मैथ 1 2 3, और यहाँ पर मैंने रख दिया मैथ 3 2 1, ऐसे करके रख दिया। अच्छा, अकाउंट्स को सपोज मैंने रखा था अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2, मैंने यहाँ पर रख दिया अकाउंट्स 2 अकाउंट्स 1। मतलब ये इको मैथ और अकाउंट सीक्वेंस में ही कितने सारे अरेंजमेंट होंगे सोच लो, क्योंकि इको को भी ऑल्टर, मतलब इको मैथ अकाउंट्स, ये जो सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट है इसमें भी काफी सारे अरेंजमेंट होंगे, जिसमें से मैंने 2 लिख के दिखाए, इससे ज्यादा लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारा अरेंजमेंट होगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6p6 6 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल, 2p2 2 फैक्टोरियल, और ये भी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है, और सब्जेक्ट जो है बुक्स नंबर वाइज, मतलब अपना अपना बुक्स आइडेंटिकली जो है उसके हिसाब से तो इंटरचेंज कर रहा है, एंड सब्जेक्ट वाइज भी इंटरचेंज करेगा। 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो, 6 फैक्टोरियल मतलब, हाँ बोलो। ওই লাস্টেরটা 3p3 টা বুঝতে পারলাম না, ওই আউটসাইড ব্র্যাকেট যে এসছে। হ্যাঁ, আউটসাইড ব্র্যাকেটে 3p3 টা হচ্ছে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা, মানে আমি বলছি, একটা তো দেখো তোমার এখানে দেখতে পাচ্ছ ইকোটাকে, ধরো আমি ইকো 1 2 3 4 5 6 এরকম করে সাজিয়েছো, বা তুমি এরকম উল্টো সাজিয়েছো ইকো 6 5 4 3 2 1, এছাড়াও অন্যান্য অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে, যেটাই ভেতরেরটা দেখালাম। কিন্তু সাবজেক্ট ওয়াইজও তো চেঞ্জ হবে, যেমন ধরো এই যে ইকো 1 2 3 4 5 6 ম্যাথ 1 2 3 আর অ্যাকাউন্টস 1 2, এইভাবে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হলো, এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাই আমার সেম এইভাবেও তো হতে পারে ইকো অ্যাকাউন্টস ম্যাথ হিসেবে। মানে আমি এটা বলছি, এই দেখো, ইকো 1 ইকো 2 ইকো 3 ইকো 4 ইকো 5 ইকো 6 এরকম আমি রেখেছি। এখানে রেখেছি ম্যাথ 1 ম্যাথ 2, এখানে রেখেছি অ্যাকাউন্টস ম্যাথ 3, এখানে রেখেছি অ্যাকাউন্টস 1 অ্যাকাউন্টস 2 অ্যাকাউন্টস 2, ঠিক আছে। এইবারে আমি এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাই করব, কিন্তু আমি ইকোটাকে আগে রাখবো না, আমি বা আমি ইকোটাকে আগে রাখছি, ইকো 1 ইকো 2 ইকো 3 ইকো 4 ইকো 5 ইকো 6, ঠিক আছে। আর এখানে রাখছি অ্যাকাউন্টস 1 অ্যাকাউন্টস 2, আর এখানে রাখছি ম্যাথ 1 ম্যাথ 2 ম্যাথ 3। মানে সাবজেক্ট ওয়াইজও তো ইন্টারচেঞ্জ হবে। এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ, 3 টাইপস অফ সাবজেক্ট। এটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে নাম্বার অফ বুকস, এই 6টা হচ্ছে নাম্বার অফ বুকস, আর এই 3টা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে, ঠিক আছে। মানে ইকো ম্যাথ অ্যাকাউন্টস, ইকো অ্যাকাউন্টস ম্যাথ এইভাবেও তো ইন্টারচেঞ্জ করবে। বোঝাতে পারলাম না বোঝাতে পারলাম না? বুঝে গেছি। না বুঝতে পারলে বলো, আরেকবার বলছি, বলো যদি হ্যাঁ বুঝে গেছি। আরেকটা মানে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আরেকটা কোশ্চেন, আগে এক দুটো কোশ্চেন করলে বুঝে যাবো পুরো। হ্যাঁ আমি আরেকবার মানে বলে ক্লাইড। দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি, একটু টাইম লাগে। এইটা হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট ওয়াইজ, তুমি ভাবছো যে তুমি কোন বইটা আগে রাখবে কোন বইটা পরে রাখবে, ঠিক আছে। এবারে এতগুলো বই দিয়ে আছে তো আমি তোমাকে একটা বই দিয়ে আমি দুটো বই দিচ্ছি। যেমন ধরো তোমার কাছে দুটো ইকোনমিক্স বই আছে, ঠিক আছে, দুটো অ্যাকাউন্টস বই আছে, আর দুটো তোমার কাছে ধরো ম্যাথ বই আছে, ঠিক আছে, দুটো ম্যাথ বই আছে। এবার তুমি এটাকে কিভাবে সাজাতে পারো, E1 E2, ঠিক আছে, অ্যাকাউন্টস 1 অ্যাকাউন্টস 2 ম্যাথ 1 ম্যাথ 2, এটা তুমি ভাবলে। এবার এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকেই তুমি এই বইগুলোকে ইন্টারচেঞ্জ করে করতে পারো, যেমন E2 E1, ঠিক আছে, A2 A1 আর M2 M1, ঠিক আছে। এইটা হলো, এটা আমি কি করলাম, এইটা এদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জটা করলাম, যেটা হচ্ছে এটা হয়ে গেল 2p2, দু রকম ভাবেই হবে, এর বেশি হবে না। এটা 2p2 এটা 2p2, ঠিক আছে, এই তিনটে একসাথে হবে, তাহলে ইনটু 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 যেটা এটা। এবারে এই জিনিসটাকে আমি যেরকম ইকো অ্যাকাউন্টস ম্যাথ করেছি, আমি এটাকেই তো আবার ইন্টারচেঞ্জ করে অ্যাকাউন্টস ম্যাথ ইকো করতে পারি। মানে আগে ইকোনমিক্স বইটা না রেখে আগে ম্যাথ বইটা রাখলাম, সেইটা হচ্ছে এইটা। বুঝতে পারলে যে আমি সাবজেক্ট ওয়াইজ এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করছি। अच्छा अच्छा, देखो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? तुषार, असीमा, हाँ अच्छा देखो, नहीं समझ में आया ना तो बोलो, जितना जब तक नहीं समझ में आएगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है, आराम से पूछो, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे समझाना ही तो है। अगर हम समझा ही नहीं पाए तो फायदा क्या है, ठीक है, पूछते जाओ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में टाइम दो, आई होप कि और भी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर से पूछो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ हम लोग का यहाँ पर बुक्स वाला हम लोगों ने अरेंजमेंट देखा। अच्छा चलो, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब चलो हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 5 है, इसमें अब हम लोग क्वेश्चंस जो है ना कर पाएंगे। जैसे देखो ये वाला करते हैं, 15 वाला, ये तुम लोग बताओ, ठीक है, ये तुम लोग कर पाओगे। यहाँ 15 वाले से स्टार्ट करते, फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है, सॉरी एग्जाम्पल में, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर,
फेलियर में जितने सारे लेटर है उसका अरेंजमेंट हमें करना है सो दैट वावल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर। तो अभी अभी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तुम लोग बताओ, ठीक है, फेलियर तुम लोग खुद करो, अभी किया था हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, फेलियर FAILURE। बोलो वावल्स कितने सारे, मतलब मुझे नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, तुम लोग खुद करो, वावल्स और कॉन्सोनेंट पहले चूज करो। ए कॉन्सोनेंट, ए वावल्स, ठीक है, ऐसे ना ढूंढ, AUEI AUEI, हाँ वॉवेल्स होगा, हाँ, ए और और एल FLR होगा, LR। आर, हाँ कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। अच्छा ये रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? रेस्ट्रिक्टेड मतलब जिसपे कुछ हमें कंडीशन दिया गया है, बोला है वावल्स एक साथ आना चाहिए तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। और ये है नॉन नॉन रेस्ट्रिक्टेड या नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ये अपने मन से तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कि कंडीशन है, नॉट कंडीशन वाला है, मैंने रेस्ट्रिक्टेड नॉन रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज किया। जो नॉन रेस्ट्रिक्टेड है उसे हम लोग इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, ये 3 ही लेटर मानेंगे और इसे एक ग्रुप मानेंगे, ये सब मिला के क्या होगा, ये जो रेस्ट्रिक्टेड 4 लेटर है, ये नॉन रेस्ट्रिक्टेड 3 लेटर है, यहाँ 3 लेटर मतलब 3 ही माना जाएगा, यहाँ 4 लेटर को कितना मानेंगे बोलो? 1। 1, ठीक है, 1 मानेंगे, क्योंकि इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, हम एक लिख के दिखाते हैं, ठीक है, सारा तो लिख नहीं सकते। ये देखो AUEI हमेशा एक ही साथ बैठेगा, और FLR तो मान लो FLR ऐसे लिख दिया हम लोगों ने कभी, ठीक है, कभी ऐसे लिख दिया AUEI, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया LR, क्या AUEI हर जगह होगा? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर AUEI की जगह AIEU ऐसे कर दिया, ये भी तो होगा, क्योंकि ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, लेकिन अरेंजमेंट ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ये अपने अंदर लेकिन इंटरचेंज करेगा, तो ऐसे तो बहुत सारा वर्ड होगा। अभी देखोगे ना कितना आंसर आएगा तो समझ में आएगा कि कितना सारा वर्ड हो सकता है, तो हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है, लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग क्या मानेंगे, ये हम लोग मानेंगे एक लेटर, यानी कि ये एक ग्रुप बन जाएगा, ये 3 लेटर मानेंगे, ये 1 यूनिट मानेंगे, ठीक है, यूनिट मतलब इसमें काफी सारा लेटर है लेकिन ये हमेशा एक साथ रहेंगे, इसलिए हम लोग इसे एक यूनिट मानेंगे। तो टोटल हमें कितने सारे अरेंजमेंट करने, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये मिला के कितने अरेंजमेंट होंगे टोटल, बोलो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? यहां से देख के भी पता चल रहा है, बोलो टोटल अरेंजमेंट 4, ठीक है, 4। 4 अरेंजमेंट। अब 4 अरेंजमेंट 4 प्लेसेस में करना है, तो कितने तरीके से हो सकता है? 4 अरेंजमेंट 4 प्लेसेस में, तो N4 लेटर लेना है, क्या क्या, FLR एंड कलेक्टिवली AUEI, FLR और AUEI, ये 4 लेटर को हमें अरेंज करना है, तो कितने लेटर एक साथ लेने पड़ेंगे? हमें तो सभी लेटर को लेने के लिए बोला गया है, तो R कितना होगा इस केस में? 1। R सोच के बोलो, 1। R कितना होगा, बोलो बोलो। 1 मतलब तो एक लेटर ले रहे हैं, हमें कितना सारा लेटर लेके जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा? 4। 4, ठीक है, 4 क्या क्या लेटर बताओ एक बार, तब मुझे समझ में आएगा कि क्लियरली समझ रहे हो कि नहीं। 4 जो लेटर लेंगे क्या क्या सिलेक्ट करोगे? FLR AUEI। हाँ FLR इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, ये है ना, तो ये 4 लेटर अपने अंदर कितने तरीके से मतलब अरेंज हो जाएंगे, 4P4 तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने अंदर इंटरचेंज हो गए, मतलब ये अरेंजमेंट, ये ऐसा और भी हो सकता है ना, LR यहाँ पर AUEI सपोज ऐसा, और यहाँ पर आ गया F ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट मैंने अलग अलग लिखा है, तो इसके लिए ये वाला 4P4, लेकिन ये जो मैंने इंटरचेंज किया AUEI AIEU AUEI, तो ये जो अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है, ये कितने तरीके से कर रहा है, ये बताओ, ये कितने तरीके से कर सकता है? तो ये AUEI, ये कितने सारे लेटर है, बोलो, ये कितने सारे लेटर है इंडिविजुअली? 4 लेटर है। 4 लेटर है, ये अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे? तो 4 लेटर को एट ए टाइम 4 ही ले रहे हैं, या फिर कुछ कम या ज्यादा ले रहे हैं? ज्यादा तो ले नहीं सकते, 4 में से 4 लो या कम, क्या क्वेश्चन में बोला है 4 में से 4 ही लेना है या कम लेना है?
हमें तो बोला है सारे वर्ड से लेटर बना के देना है, सारे लेटर से वर्ड बना के देना है। सॉरी, हम वर्ड लेटर बार बार गलत बोल दे रहे हैं। सारे वर्ड लेटर से हमें वर्ड बनाना है, तो हमें कलेक्टिवली ए आई ई ओ ये सभी सिलेक्ट करना है, ए यू ई आई, या फिर एक आधा कम सिलेक्ट करना है? सब सिलेक्ट करना है। सब सिलेक्ट करना है। तो ये भी 4P4 तरीके से अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। क्या ये और ये दोनों कंबाइनली होगा या अलग अलग होगा? क्या ये और ये अरेंजमेंट जो भी हो रहा है, क्या हम लोग अलग लिख रहे हैं या सब मिला के वर्ड बना रहे हैं? सब मिला के वर्ड बना रहे हैं। तो इसमें एंड होगा कि और? एंड होगा। ये एक अरेंजमेंट, क्या ये एंड एंड होगा? क्या एंड होगा? एंड होने से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब 48 कितना होता टोटल। है? 20 नहीं, इनटू है ना, 48 से ज्यादा होगा, इनटू है ना, और ये ऐड कर रहे हो इसीलिए 48 बोल दिया। 576 इनटू है ना, 576 आएगा। समझ में आया? 576 आएगा। ऑप्शन देखो, 576 ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से होगा। हम लोग को कुछ नहीं, सिंपल रेस्ट्रिक्शन जो है उसे एक यूनिट बांधना है, और जो नॉन रेस्ट्रिक्टेड है फिर टोटल करना है। टोटल करने से ही ना हमें क्या पता चल जाएगा, पता है हमें कितना अरेंजमेंट। जैसे मैंने कैट वाला लिया, ए टी को हमेशा एक साथ रखना है, तो मेरा अरेंजमेंट जो हो जाएगा सी और ये एक साथ रहेगा, तो मेरा 2 लेटर का अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब जब रेस्ट्रिक्शन के साथ करे। और ए टी अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, क्योंकि ए टी तो अलग बैठेगा नहीं, ठीक है। एटी कहीं पर भी अलग जाने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि दो अगर पक्के दोस्त है, मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है ना, मान लो यहाँ पर दो, ये दो जो फ्रेंड है ए और बी, ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कुछ ग्रुप बनाया जा रहा है, ठीक है। ग्रुप में मान लो 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, हमें पता है कि ए को जिस ग्रुप में लेंगे बी को भी उसी ग्रुप में लेना पड़ेगा। बेस्ट फ्रेंड है, ये एक ही साथ रहेंगे, ये अलग अलग नहीं रहेंगे। मतलब अगर हमें पता है कि जहां पर ए जाएगा वहां बी जाएगा, जहां बी जाएगा वहां ए जाएगा, तो ग्रुप में अगर 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली ए को ध्यान में रखने का मतलब तो 2 पर्सन हो ही गया ना। अब बस एक ही पर्सन को सिलेक्ट करना है। वैसे ही जब हमारा ये एक ग्रुप बन जाता है, जैसे कि ये हमेशा ग्रुप एक यूनिट है, मतलब इतने अच्छे दोस्त है, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब ये इतने अच्छे दोस्त है कि इसका इसको बोलो तो इसको खराब लगता है, इसको बोलो तो इसको खराब लगता है, इतने अच्छे दोस्त है। तो वैसे ही ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ पर ए को लेने का मतलब ही बी आ रहा है, बी को लेने का मतलब ए आ रहा है, इम्प्लाइड है। वैसे ही ए यू ई आई, ये ए को लेने का मतलब है ये सभी एक ही साथ आ जाएंगे, ठीक है। इनको अलग अलग मत सोचो। तो वैसे ही जब ग्रुप बना रहे हो 3 पर्सन का, तो अगर हम लोग ये इनको सिलेक्ट करते हैं ना, तो मान लो कि ए बी आ ही गया, ठीक है। अब तीसरा किसी को ढूंढो, तो इसका मतलब अरेंजमेंट हमें 2 लोगों का बेसिकली करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ए और 3 लोगों को अलग अलग नहीं सोचना पड़ रहा है। ए बी में से एक जन को सोचने का मतलब है मेरा 2 लोग सिलेक्ट हो गया। उसी तरह से ए यू ई आई क्योंकि एक साथ रहेगा हमेशा, तो इनको लेने का मतलब है, जो ये 4 जन आने का मतलब ही है कि एक ही मानो, बाकी लोगों को सोचो कैसे अरेंज करना है, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ, अब जैसे ग्रुप में ये ग्रुप बनेगा, तो ए बी और मान लो सी को सिलेक्ट किया है। अब ये ग्रुप में मान लो फोटो लेना है, तो ए बी सी ऐसे भी ले सकता है, इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ए सी ऐसे भी ले सकता है, लेकिन ये जोड़े में ही रहेंगे, ये मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे। मतलब ये बीच में सी आ जाए इधर, ये इनको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि ये जो मतलब लेटर है ये हमेशा एक साथ रहेगा, ये कभी भी अलग नहीं होगा। हाँ, अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, लेकिन किसी और के साथ इंटरचेंज करना इनको मंजूर नहीं है। तो वावल्स एक साथ रहेगा, बस यही वाला कंसेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हुआ फेलियर वाला। अच्छा, अब हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, यहाँ पर हमें बोला है 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, ठीक है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज, बोल रहा है कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ ना आए। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें हम लोग देख रहे थे कि एक साथ आए, चाहे वावल्स हो या फिर कुछ और, जैसे कि हम लोगों ने बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस देखा। यहाँ पर बोल रहा है कि 10 एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी एक साथ ना आए, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 10 एग्जामिनेशन पेपर है वो कौन कौन सा है। 10 एग्जामिनेशन पेपर मान लेते हैं ऐसा है कुछ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10, ठीक है। इसमें से कोई पर्टिकुलर दो पेपर होगा जो कि बहुत ही खराब है, और सॉरी, तो एक पर्टिकुलर पेपर होगा जो बेस्ट है, एक पर्टिकुलर पेपर होगा जो वर्स्ट है, ठीक है। हमें क्या करना है, हम लोग जब भी अरेंजमेंट करेंगे तो वो दो पेपर हमारे अरेंजमेंट में नहीं आने चाहिए, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग पहले ऐसे करते हैं कि देखो, हम कैट वाले एग्जांपल में आते हैं एक बार, ताकि ये चीज हम समझा पाए। अच्छा, अब मान लो ये क्वेश्चन को हम चेंज करके ये पूछते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड कैट so that the arrangement so that A and A comma T never come together, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि A कॉमा टी नहीं आएगा, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इन हाउ मेनी वेज, अच्छा मैंने वर्ड्स लिख दिया है वेज की जगह, ठीक है, इसे ठीक कर लेते, कोई बात नहीं। इन हाउ मेनी वेज we can arrange the letter of the word cat so that the AT never come together, AT एक साथ नहीं आएगा, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है। तो तुम लोग सिंपल इसे देख के बताओ, AT एक साथ नहीं आएगा, ऐसा कितना अरेंजमेंट हो सकता है। तो यहाँ से देख के मुझे फट से आंसर बोल सकते हो, कितने सारे अरेंजमेंट हो गए, 1 2 3 4, कितने सारे होंगे, यहाँ से देख के बताओ। अरे बोलो। ACT और TCA, हाँ, मतलब ACT एक बार लिख लेते हैं। दो को एक हाँ साथ नहीं आएगा। हाँ, 2 होगा, ACT ये वाला ACT और TCA, ठीक है, तो 2 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या हम लोग 6 - 4 करने से निकल जाएगा, मुझे ये बोलो, 6 - 4 करने से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 6 का मतलब क्या है, ऐसा अरेंजमेंट जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कौन से अरेंजमेंट है, ऑल अरेंजमेंट्स जो कि हमारा बन सकता है वर्ड कैट से, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट वो है, अरेंजमेंट ऐसे लिख के दिखाते, रुको, इससे बेटर होगा, हम ऐसे लिख के दिखाते हैं। 6 अरेंजमेंट मतलब 6 अरेंजमेंट जो है, 80 टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, ऐसे लिख के दिखाते हैं। कहाँ लिखे, यहाँ पर ही मुझे लिखना है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 80 टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, ठीक है, और 80 ऑलवेज टुगेदर। 80 टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट है, 6 अरेंजमेंट है। सोचो, 80 टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, ऐसा 6 अरेंजमेंट है, जहां पर 80 एक साथ भी है, 80 एक साथ नहीं है, ऐसा भी अरेंजमेंट है। तो बेसिकली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और 80 एक साथ है, सिर्फ ऐसा ही अरेंजमेंट है 4, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर, हमारे पास टुगेदर एंड नॉट टुगेदर दोनों है, हम इसको ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। टुगेदर और नॉट टुगेदर दोनों वाला है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ टुगेदर वाला पोर्शन है। अगर टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर से हम लोग टुगेदर माइनस कर देंगे, बात को समझो, यहाँ पर 80 वाला अरेंजमेंट भी है, 80 वाला अरेंजमेंट भी है, बिना 80 वाला अरेंजमेंट भी है, और 4 ऐसे अरेंजमेंट है जहां पर सिर्फ 80 वाला ही अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों लेस करने से हमारा 2 आ रहा है। 2 हमारा कौन सा अरेंजमेंट आएगा, टुगेदर वाला कि नॉट टुगेदर वाला, ये देख के बताओ। माइनस करके जो निकल के आया, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर माइनस टुगेदर, है ना। टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर माइनस टुगेदर करने से तो नॉट टुगेदर ही आया ना। तो मुझे बोलो, ये दो अरेंजमेंट कौन सा निकल के आएगा, नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर, ठीक है, नॉट टुगेदर, वही तो
वही तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा ना कि नॉट टुगेदर ये 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 6 अरेंजमेंट से वो 4 अरेंजमेंट माइनस कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, जहां पर AT या TA ये फॉर्मेट है अरेंजमेंट में। तो टुगेदर और नॉट टुगेदर से हम लोग टुगेदर हटा दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, नॉट टुगेदर। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा ना कि हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि बेस्ड एंड ओर्स पेपर नेवर कम टुगेदर, जब टुगेदर बोलेगा तब तो हम लोग अपना टुगेदर वाला कंसेप्ट लगा लेंगे जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में सीखा कि कैसे करके करना है। लेकिन जब नॉट टुगेदर बोलेगा तो पहले टुगेदर निकालेंगे, समझो। जब नॉट टुगेदर बोलेगा तो टुगेदर निकालेंगे और नॉर्मल अरेंजमेंट से लेस करना पड़ेगा, तभी जाके परमुटेशन हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, वर्ड का। तो जब हमें नॉट टुगेदर बोलेगा तो मेहनत बढ़ेगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें नॉर्मल अरेंजमेंट करना पड़ेगा विदाउट रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद टुगेदर वाला जो हमें नॉट टुगेदर करने के लिए बोला गया है उसे ही हमें टुगेदर करना है। जैसे बेस्ड एंड ओर्स पेपर नेवर कम टुगेदर, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, बेस्ड एंड ओर्स पेपर्स इफ कम टुगेदर, अगर एक साथ आता तो क्या होता, ठीक है, अगर एक साथ आता तो क्या होता, यानी टुगेदर निकाल लेंगे। और हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन रहता ही नहीं तो हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते थे, फिर वहां से टुगेदर लेस करेंगे तो हमें नॉट टुगेदर मिलेगा। इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अब एक करके दिखाते हैं, देखो, ठीक है, समझ जाओगे। अब अच्छा, अब मुझे सबसे पहले बताओ कि अगर हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि ये 10 पेपर को हमें कैसे अरेंज करना है, तो हम लोग इसे कितने सारे तरीके से अरेंज कर सकते, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हमारा अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता था। कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो हमारे 10 पेपर का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता था, N कितना होगा और R कितना होगा। देखो, सिलेक्ट करना है पेपर, हाँ बोलो कितना हो रहा है, दोनों 10 होगा, दोनों 10 होगा, करेक्ट। तो ये विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन 10p10 यानी कि 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू बाद में निकालेंगे, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, और अगर रेस्ट्रिक्शन वाला जो है उसका यहाँ पर तो हमें बोला है रेस्ट्रिक्शन ये दिया है कि नेवर कम टुगेदर, हम लोग लेकिन इसका ऑपोजिट निकालेंगे। अभी मैंने रीजन बताया, तो हम लोग पहले निकालेंगे इफ बेस्ड एंड ओर्स्ड पेपर कम टुगेदर, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा। तो अगर बेस्ड एंड ओर्स पेपर कम टुगेदर होगा तो हमारा यहाँ पर अरेंजमेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर है 10 एग्जामिनेशन पेपर, इसका हम लोग 2 पार्ट करेंगे, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्टेड एक नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो बोलो ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे कितने सारे पेपर है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ पेपर बताओ। अगर 2 पेपर 10 ऐसे हैं, हाँ बोलो 10 होगा ना, नॉन रेस्ट्रिक्टेड 10 होगा ना। नॉन रेस्ट्रिक्टेड 10 कैसे होगा, इफ बेस्ड एंड नोट्स पेपर कम टुगेदर, मतलब 2 पेपर हमेशा एक ही साथ होगा, वो 2 एक यूनिट बन गया, तो वो दोनों में रेस्ट्रिक्शन है, तो बिना रेस्ट्रिक्शन वाला कितना बनेगा बोलो, अब बोलो। जैसे वावल्स सेम चीज है ना, जैसे वावल्स ये 4 एक साथ आएंगे तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितना बचा, ये 4, यहाँ पर कितना बचा 3। सिमिलरली अगर मेरे पास 10 एग्जामिनेशन पेपर है जहां पर बेस्ड और ओर्स्ट, ये यहाँ पर कौन से 2 पेपर आएंगे, यहाँ पर आएंगे एक बेस्ड पेपर और ओर्स्ट, मतलब 10 में से जो सबसे खराब पेपर है और 10 में से जो सबसे अच्छा पेपर है वो 2 यहाँ पर आएगा, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना सारा बचा, क्वांटिटी नंबर, कोशिश करो बोल पाओगे। 10 में से 2 पेपर मैम ये वाला रिपीट कीजिए ना, 10 में से 2 যেটা যে পেপার বললে এখন রেস্ট্রিক্টেড। হ্যাঁ, এটা এটা বেস্ট আর ওর্স্ট এই দুটো তো বলছে না কি সব সময় একসাথে আসবে, তাহলে এটা রেস্ট্রিক্টেড, তাহলে বাকি পড়ে থাকছে যতগুলো সেগুলোই তো নট রেস্ট্রিক্টেড, কতগুলো 8টা 8, करेक्ट।
8, यही वाला पूछ रहे। तो यहाँ पर भी तो हम लोग वैसे ही निकालते हैं ना। यहाँ देखो वो पहले ही स्प्लिट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसीलिए इजीली 3 मिल जा रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग कितना मानेंगे, ये दोनों को हम लोग कितना मानेंगे, ये तो 8 ही रहेगा। नॉट रेस्ट्रिक्टेड को कभी 1 यूनिट नहीं मानते हैं ना, ये 8 को 8 पेपर ही माना जाएगा। लेकिन ये 2 पेपर्स को कितने पेपर्स मानेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है, बोलो। 1 यूनिट। एक वन यूनिट मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट कितने चीजों का होगा, 9। 9। टोटल अरेंजमेंट 9 चीजों का होगा, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट 9 चीजों का होगा। और ये 9 जो पेपर्स है, ये अपने अंदर कितने तरीके से जो है अरेंज हो सकते हैं। यहाँ पर N भी 9, R भी 9, तो कितना हो जाएगा 9P9, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की तरह ही 9P9, मतलब 9 पेपर रहेंगे, बेस्ड और एक साथ रहेंगे, ठीक है। मतलब 9 पेपर का अरेंजमेंट कैसे होगा हम लिख के दिखा सकते हैं, एक ऐसे कोशिश करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मान लो P3 वाला बेस्ड है, हम एजम्पशन ले रहे हैं, और P8 वाला ओस्ट है, कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे अरेंजमेंट होगा P1 P2 P4 P5, यहाँ पर आ जाएगा P3 P8, ये हमेशा एक साथ रहेगा, ठीक है, बेस्ड और ओर्स पेपर। अच्छा, P1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, P6 P7 P9 और P10, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोनों मिलके 9, ठीक है। ये 9 अरेंजमेंट होगा। लेकिन क्या हमेशा P3 P8 ही होगा, मतलब हम ये बोल रहे हैं बेस्ड और ओर्स्ट ही होगा, ऐसा तो नहीं है। ओर्स्ट बेस्ड भी तो आ सकता है अरेंजमेंट में। तो इसका मतलब 9 पेपर अपने अंदर जो है इंटरचेंज करेगा, और बेस्ड ओर्स्ट जो है वो भी अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। अब ये कितने तरीके से इंटरचेंज करेगा, बेस्ड और ओर्स्ट, जैसे यहाँ वॉवल्स अपने अंदर इंटरचेंज कर रहे थे, वैसे वो दो पेपर भी तो अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे। वो कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 पेपर है, एक बेस्ड है एक ओर्स्ट है, दोनों को ही एक साथ लेना है। दोनों अपने अंदर कितने तरीके से जो है इंटरचेंज करेगा, 2P2 तरीके से, कैसे, बेस्ड ओर्स या फिर ओर्स बेस्ड, बस यही 2 अरेंजमेंट आएगा जहां पर भी आएगा। अच्छा, ये दोनों चीज अब एक साथ होगा कि अलग अलग, सोचो। हमें 10 पेपर को अरेंज करना है, तो क्या ये हमारा एक साथ होगा ये दोनों चीज, या अलग अलग होगा, मतलब एक साथ ही ना होगा। अभी मैंने जो लाइन से लिख के दिखाया था, एक साथ ही तो लिख के दिखाया था, एक साथ ही होगा। तो ये एंड, तो ये 9 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या निकल के आया, बेस्ड एंड ओर्स पेपर कम टुगेदर। और ये जो 10 वाला है, इसमें ये कौन सा अरेंजमेंट है, इसमें हमारा कैसा अरेंजमेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो निकाले हैं ना, इसमें कैसा अरेंजमेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पर हर तरीके का अरेंजमेंट है। हर तरीके का मतलब बेस्ड और एक साथ भी है, ম্যাম बेस। हाँ बोलो, बोलो। এটা তো আমরা বের করলাম if best and worst come together, বাট কিন্তু কোশ্চেনে আছে best and worst don't come together। হ্যাঁ, ওটাই তো বের করবো, এটা এক্ষুনি আমরা এইভাবেই দেখলাম না, এই যে নট কাম কি করতে হবে, মাইনাস করতে হবে। তাহলে এটা করি, তারপর ওটা মাইনাস করবো। আচ্ছা, देखो এবারে यहाँ पर देखो ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, क्या 10 फैक्टोरियल में वो सारे अरेंजमेंट है, ये इसमें जहां पर बेस्ड और पेपर एक साथ भी है, बेस्ड और पेपर एक साथ नहीं है, वो वाला अरेंजमेंट भी है। जस्ट लाइक ये कैट वाला एग्जांपल, यहाँ पर 80 एक साथ भी है, 80 एक साथ नहीं है, वो भी है, ठीक है। वहां से हम लोग 80 एक साथ है उसको एक्सक्लूड कर दिए थे, यहाँ पर भी हम लोग वही चीज को दोहराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ, ऐसे लिखेंगे, if based and worst paper never come together, तो क्या होगा देखो। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे बेस्ड एंड worst, बेस्ड, हम यहाँ पर लिखते पहले ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। वो कितने तरीके का हो रहा है, 10 फैक्टोरियल। ये देखो 10 फैक्टोरियल ऐसे अरेंजमेंट है जहां पर हम लोग कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मान रहे। और यहाँ पर बेस्ड एंड ओर्स्ट टुगेदर, ठीक है। तो वो कितने सारे हैं, बेस्ड एंड ओर्स्ट टुगेदर 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर है टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट, मतलब ये ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर बेस टोर्स पेपर वाला अरेंजमेंट भी है एंड बेस टोर्स पेपर एक साथ नहीं है, वो वाला अरेंजमेंट भी है। और ये वो वाला अरेंजमेंट है जहां पर बेस्ड एंड ओर्स पेपर हमेशा टुगेदर है, वो वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, हमें निकालना है नॉट टुगेदर, तो ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस या प्लस। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 6 अरेंजमेंट ऐसे है, तो मेरे उस वाले क्वेश्चन में ये 10 फैक्टोरियल आया है और ये आया है कितना, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, कि ये वाला ऑल अरेंजमेंट है जहां पर टुगेदर नॉट टुगेदर दोनों है, ये वो अरेंजमेंट है जहां पर टुगेदर है। तो टुगेदर एंड नॉट टुगेदर से टुगेदर माइनस करेंगे तो नॉट टुगेदर आएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखो कि 10 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर सारे तरीके के अरेंजमेंट है जहां पर बेस टोर्स पेपर भी एक साथ है, बेस टोर्स पेपर एक साथ नहीं है, ऐसा वाला भी है। वहां से हम लेस कर देंगे वो सारे अरेंजमेंट जहां पर सिर्फ वही वाले अरेंजमेंट है जहां बेस टोर्स पेपर एक साथ है। अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो जहां बेस टोर्स पेपर एक साथ नहीं है वो वाला अरेंजमेंट। तो माइनस कैसे होगा, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 10 फैक्टोरियल को हम लोग स्प्लिट करेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको कॉमन लो, ठीक है, क्या कॉमन है दोनों में, 9 फैक्टोरियल। तो क्या बचेगा, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब 2 हो जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इंटू 8। ठीक है, अब ऑप्शन एक बार चेक करते हैं, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 मतलब ये वाला 9 फैक्टोरियल इंटू 8, यानी कि ऑप्शन 9 फैक्टोरियल इंटू 8, हाँ ऑप्शन ये कौन सा है, ये वाला 9 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये गलती से ऑप्शन मत ए। कर दो, हाँ ऑप्शन सी ध्यान से देखो, नहीं तो मेरा भी गलत हो जा रहा था इसीलिए। ये 9 इंटू 8 फैक्टोरियल है ना, देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन कौन सा आंसर सही है, बोलो हमारा कौन सा आया है। ये इसका मतलब क्या है, 9 इंटू, अब इंटू नहीं दिया है, ये देखो 8 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो हम लोग का कौन सा है वही लिखेंगे, कौन सा सही है फिर, हम लोग का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। जब हमें नॉट टुगेदर देगा तो हमें इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पहले हम लोग नॉर्मल अरेंजमेंट निकालेंगे जहां कोई भी रेस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं फॉलो कर रहे, फिर हम लोग बेस्ड और ओर्स्ट जस्ट जो क्वेश्चन बोलेगा उसका रिवर्स सोचेंगे कि अगर एक साथ होता तो कितने सारे अरेंजमेंट होते, उससे उसको लेस कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि अगर एक साथ नहीं होता तो कितने सारे अरेंजमेंट होते। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग 17 नंबर वाला करेंगे। ठीक है, जहां पर कुछ भी लैंग्वेज मतलब एन आर्टिकल्स बोल के दिया हुआ है तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्या बोला है देखो, एन आर्टिकल्स मतलब एन क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ थिंग्स, 8 7 6 5 4 के जगह मतलब कुछ नंबर डिजिट्स नहीं देके एन दिया है, एन आर्टिकल्स है, इसे हमें अरेंज करना है इन सच ए वे, ऐसे तरीके से दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। मतलब बेसिकली पहले वाला ही क्वेश्चन, जैसे मान लो 10 आर्टिकल्स के जगह 10 पेपर्स। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखो, 10 पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट, टू के जगह बेस्ड एंड ओर्स्ट, तो ये भी तो टू होता है, बेस्ड एंड ओर्स पेपर नेबर कम टुगेदर, मतलब सेम क्वेश्चन ही है, 10 के जगह n दिया है, बेस्ड ओर्स के जगह 2 दिया है। ठीक है, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज, मतलब पहले की तरह ही क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स को पर्टिकुलरली ना देके 10 के जगह n दिया है, 2 बेस्ड एंड ओर्स पेपर लिखने की जगह 2 लिखा हुआ है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो सोल्यूशन भी सेम तरीके से होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते थे। 17, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम लोगों का अरेंजमेंट कितना होता, तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एन आर्टिकल्स, एन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब आइटम प्रोडक्ट जो भी बोलो, एन आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड
बाई कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? एन आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 10p10, तो एन आर्टिकल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकता है बताओ? अगर एन मतलब क्या, एक डी, हाँ हाँ बोलो बोलो। NPN. करेक्ट, एन पी एन यानी कि एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन पी एन यानी कि एन फैक्टोरियल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नेबर कम टुगेदर है तो पहले हम लोग कम टुगेदर करेंगे। इफ टू आर्टिकल्स कम टुगेदर, तो हम लोगों का दो आर्टिकल अगर एक साथ आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था इफ बेस्ड एंड ओट्स पेपर कम टुगेदर, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग कर दिया इफ टू आर्टिकल्स कम टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आर्टिकल्स कितना है, एन है। एन में से अगर दो आर्टिकल्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड आइटम कितना है, रेस्ट्रिक्टेड, हम लोग पहले रेस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रेस्ट्रिक्टेड ढूंढेंगे, तो हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर लिखेंगे नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड आइटम कितना है, दो है। तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितना बचा, अगर एन में से दो रेस्ट्रिक्टेड है तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितना बचेगा, जस्ट लाइक दैट कि 10 में से 2 रेस्ट्रिक्टेड है तो 8 नॉट रेस्ट्रिक्टेड हुआ। तो वैसे ही एन में से अगर 2 रेस्ट्रिक्टेड है तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना बचेगा, जो बचेगा वही नॉट रेस्ट्रिक्टेड होगा। नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना हुआ, N-2. करेक्ट, n-2, ठीक है। अब n-2 को n-2 मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉट रेस्ट्रिक्टेड को इंडिविजुअल माना जाता है। लेकिन ये दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, क्या दो माने या फिर कुछ और? 1 unit. 1 यूनिट, ठीक है। अब ये दोनों को हमें टोटल अरेंजमेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को टोटल करना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल करो, कैसे टोटल होगा, 1 प्लस n-2, ठीक है। मैंने ये लिख के इसीलिए दिखाया कि टोटल करते हुए गलत कर सकते हो, इसीलिए मैंने लिख के दिखाया। जस्ट 1 + 8 तो 9, ये तो इजीली हो जाता है, लेकिन ये लिख के करो ताकि गलत ना हो। अब कितना आएगा ये बता दो, ये कितना आएगा सॉल्व करने से, n, ये टोटल करके कितना आएगा बताओ, n N-1. n-1, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, n-1 अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो n-1 अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, n-1 थिंग्स का अरेंजमेंट करना है। तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर बचे हुए चीजों का अरेंजमेंट करना है, n भी 9 r भी 9, तो यहाँ पर n कितना हुआ, n हो गया n-1, ठीक है, और r भी कितना हो जाएगा, n-1। ये क्या है, टोटल n-1 नंबर ऑफ थिंग्स। हाँ, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि n-1 नंबर ऑफ थिंग्स, तो जो दिया है सो दिया है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ n-1 दिया है तो n-1 मानेंगे, कुछ कर तो नहीं सकते ना। तुम लोग अपना कोई भी जो है अपने दिमाग में एक जो है क्या बोले उसे, डिजिट इमेजिन कर सकते हो 10 से। जैसे मैंने ये क्वेश्चन को पहले ही तुम लोग को दिखा दिया कि इस पे अगर 10 होता, ये बेस्ड और पेपर होता, तो बेसिकली क्वेश्चन एक ही है, बस n से दिया है। तो n-1 अरेंजमेंट करना है, n-1 आर्टिकल को लेना है, और n-1 आर्टिकल को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकेंगे, फिर बोलो क्या होगा। यहाँ पर परमुटेशन तो लिख दिया, यहाँ क्या लिखे, n का वैल्यू n-1 और r का वैल्यू भी n-1। हमें n-1 थिंग्स में से n-1 थिंग्स को लेके अरेंज करना है। और ये जो दो चीज है, दो रेस्ट्रिक्टेड थिंग्स है, क्या ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, जो ये दो रेस्ट्रिक्टेड थिंग्स है, जैसे बेस्ड और बेस्ड, वैसे ये जो दो रेस्ट्रिक्टेड चीज है ये अपने अंदर इंटरचेंज कितने तरीके से करेगा, ये जैसे बेस्ड और रोस्ट पेपर अपने अंदर 2p2 तरीके से इंटरचेंज कर रहा है, तो जो दो रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स है वो अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेगा। मान लो रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल है ऐसा, रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल जैसे मान लो हम लोगों का एक कैलकुलेटर है, तीन चीज लेते हैं, ठीक है, एक कैलकुलेटर है, एक पेन है, एक लैपटॉप है, ठीक है। हमें क्या करना है, तीन आर्टिकल को अरेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे होता है CPL, CLP, PCL, PLC, और क्या हो जाएगा LCP, LPC, ठीक है। ये हो गया विदाउट रेस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब ये हो गया ये वाला अरेंजमेंट, ये वाला NPN, ठीक है। अब हमें बोल रहा है ऐसा रेस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि जहां पर हम लोगों का
मान लो कि कैलकुलेटर और जो पेन है वो एक साथ नहीं आएगा, कैलकुलेटर और पेन जो है वो एक साथ नहीं आएगा, ऐसा कितना अरेंजमेंट होगा। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे, ये कितने सारे अरेंजमेंट हो गए, 6 अरेंजमेंट हो गए। कैलकुलेटर और पेन एक साथ आएगा, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा, कैलकुलेटर और पेन एक साथ आएगा, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा, CPL। अच्छा, कैलकुलेटर पेन ये नहीं है, कैलकुलेटर और पेन PCL, और ये वाला कैलकुलेटर और पेन LCP, कैलकुलेटर और पेन LPC। ठीक है, ये 4 अरेंजमेंट ऐसा होगा जहां पर कैलकुलेटर और पेन एक साथ आएगा, जो मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, ये वाला हम लोग का आ गया कि एक साथ आएगा। अब ये कैलकुलेटर पेन भी तो अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है ना, CP फॉर्म में रह रहा है, कभी PC फॉर्म में, कभी CP फॉर्म में, कभी PC फॉर्म में। तो ये अपने अंदर मैक्स टू मैक्स 2 ही इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो CP या तो PC। यानी ये 2 आर्टिकल, जैसे कि मैंने आर्टिकल का नाम लिखा ताकि तुम लोग को एक प्रैक्टिकली समझ में आए कि आर्टिकल ऐसे बोल रहा है, तो नाम लिख दिया मैंने। तो ये 2 आर्टिकल कैलकुलेटर और पेन अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर रहा है, 2p2 तरीके से, और ये पूरे अरेंजमेंट एक साथ होने चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। बाकी सारे क्वेश्चन की तरह ही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर n-1p n-1 मतलब n-1 फैक्टोरियल, और 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेवर कम टुगेदर। नेवर कम टुगेदर कैलकुलेट करना है, इफ 2 आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग पहले लेंगे टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट, टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट, और उससे माइनस कर देंगे टुगेदर वाला अरेंजमेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल तरीका। अच्छा, टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट कौन सा है, जो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मान रहा है, यानी कि n फैक्टोरियल, जहां पर टुगेदर वाला अरेंजमेंट भी है, नॉट टुगेदर वाला भी है। और सिर्फ टुगेदर वाले अरेंजमेंट कितने हैं, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है, तो बेसिकली माइनस क्या करना है, n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो, इसको देख के घबराओ मत, ये तो लिखने का जो डिजिट है मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर देखो तो सवाल जो है वो जैसा अभी तक कर रहे थे वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, n की जगह n-1 निकल के आया, तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर सोचोगे कि ये कुछ अलग है तब तो प्रॉब्लम होगा, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो डिजिट है, जैसा डिजिट निकल के आएगा वैसे ही ना लिखना पड़ेगा। तो अगर मेरा n-1 निकल के आता है तो मुझे n-1 चीजों को ही अरेंज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है। तो जो आएगा वो आने दो, चुपचाप से लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, n-1 मतलब कुछ और है ऐसा मत सोचो, n-1 भी एक डेटा हुआ ना। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा बात है, मैंने तुम लोग को एक बार सिखाया भी था ये वाला, शायद लास्ट क्लास में ही बोला था, हमें हमेशा स्प्लिट वही वाला करना चाहिए जो बिगर डिजिट है। तो n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, इसमें से बड़ा डिजिट कौन है, ये वाला, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी हो, जैसे अगर 10 ही मानते हो तो 10-1 तो 9 हो जाएगा ना, कुछ और मान लो तो भी यही वाला कम होगा। तो हम लोग बिगर डिजिट को स्प्लिट करेंगे, तो n फैक्टोरियल को स्प्लिट करने से पहले आता है n, उसके बाद आता है n-1। हम लोग इसके आगे और नहीं लिखेंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल को करोगे तो 5 इंटू 5-1 यानी कि 4 आएगा, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं इसके आगे तो भी चलेगा, ऐसे करके लिखेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लिखा है मैंने। क्यों, क्योंकि इसके आगे है माइनस n-1 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1, तो ये सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरह से रखा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर n इंटू n-1 फैक्टोरियल माइनस ये हो गया 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये मैंने 2 को सामने ले लिया, अगर चाहो तो पीछे भी रख सकते हो। अच्छा, अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, n-1 फैक्टोरियल, अगर ये कॉमन लेते हैं यहाँ n बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये मेरा लास्ट आंसर निकल के आ रहा है, इसके आगे और सॉल्व नहीं होने वाला। अब चेक करते हैं क्या ऐसा आंसर है हमारे पास।
आंसर क्या है, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 यानी 17 का ऑप्शन ए ये वाला हो रहा है, ठीक है। n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल यानी कि ये वाला, ठीक है। अब फैक्टोरियल साइन क्या है ना, हम ज्यादा ये वाला यूज करते हैं इसीलिए ये लिख रहे हैं। तुम लोग अगर ये लिखना चाहो तो लिखो, मुझे इसका आदत हो चुका है तो इसीलिए हम ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देख के तुम लोग पहचान सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम लोग भी मेरे तरह ऐसा वाला साइन यूज कर रहे हो तो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने साइन तो पहले दिन ही बताया था ना, तो ये देखो ये यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, कहाँ पर प्रॉब्लम है हम बता देते हैं। बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बोलो, हम बता देंगे। कहीं पर भी अगर कुछ भी डाउट लग रहा है समझने में तो हम बताते हैं। ठीक है, तब आगे चलते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोल रहा तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि समझ में आया है। अच्छा, अब 18 नंबर वाला हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है। 19 नंबर वाला वो क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल वाला रख रखा था एक, उसी के साथ ये वाला करेंगे। अभी हम लोग 20 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओ 20 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, तुम लोग बताओ, ठीक है। यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 5000, बोल रहा है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाने। 4 डिजिट नंबर मतलब क्या होगा, क्या ये 4 डिजिट नंबर है, मुझे ये बताओ। ये मैंने कुछ ऐसा लिखा, ये कितने डिजिट नंबर है, बोलो ये कितने डिजिट नंबर है। 2। 4 डिजिट तो मतलब, हाँ 4 डिजिट मतलब जैसे मान लो 9 1, ये 4 डिजिट हो गए, ठीक है। हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। पहले ये समझ लिया हम लोगों ने 4 डिजिट नंबर का मतलब होता क्या है, लेकिन वो नंबर ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं 4936, क्या ये ग्रेटर देन 5000 हुआ, ये 5000 से नो, ज्यादा है क्या, नहीं ना। अब बोल रहा है 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट, ठीक है। हमें कौन कौन से डिजिट दिए गए, अपने मन से नहीं लिख सकते, हमें डिजिट दे दिया है 3 4 5 6 एंड 7। नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड, इसका मतलब जैसे मान लो 3 4 5 6 और 7 ये डिजिट दे दिया है, ठीक है। इसमें से हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर अगर बनाने हैं तो हम लोगों को यहाँ से कितने सारे नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे एट ए टाइम, मुझे ये बताओ। 4। 4, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, एन का वैल्यू कितना है, ये बताओ। n होगा 5 और r होगा 4। करेक्ट, ये एकदम सही बोले हो। एन होगा 5, 1 2 3 4 5, आर होगा 4, क्योंकि मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 जगह पे पुट करना है, तो 5 नंबर लेके हम करें क्या, ठीक है, हो गया। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड का मतलब है जैसे हम ऐसा नंबर बना सकते हैं 7 6 5 4, लेकिन हम ये नंबर नहीं बना सकते 7 7 5 4, ये नहीं बना सकते। मतलब एक बार जब 7 ले लिया सो ले लिया, दूसरे टाइम इस पे रिपीट नहीं होगा। मतलब एक ही नंबर एक जगह पे 2 बार नहीं आएगा, दैट इज नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। ये भी क्लियर कर दिया मैंने, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड का मतलब क्या है। द नंबर ऑफ सच इज, मतलब ऐसे कितने सारे नंबर बन सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज तो तुम लोगों ने पहले क्लियर कर दिया कि यहाँ पर n 5 है और r हमें 4 करना है, और जो डिजिट्स अवेलेबल है वो कुछ ऐसे हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7। चलो, ये तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोल दिया मुझे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर हम 4 डिजिट में, यहाँ जब r इक्वल टू 4 ले रहे हैं, क्या हम कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 4 नंबर लेंगे, करेक्ट है, लेकिन क्या हम यहाँ पर 3 लिखने से मेरा इसके बाद ये लिख दिया 4 5 6, क्या ये चलेगा, क्या ये 4 डिजिट नंबर हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, मुझे बस इतना बताओ। 4 डिजिट तो बना है, क्या ये हमारा आंसर का पार्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे बस इतना बता दो। नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा, 5000 से 5000 से कम है। चलो ठीक है, ये हम लोग नहीं ले सकते, 5000 से कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग वाला पोजीशन हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो गया। स्टार्टिंग वाला पोजीशन यहाँ पर हमें ऐसे कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे ताकि वो 5000 से हमेशा ज्यादा हो। तो क्या क्या लिखने से होगा, 5 6 7। 5
5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, करेक्ट। लेकिन 3 तो नहीं लिखेंगे, कोई भी एक लेंगे। तो ये पोजीशन को हम लोग फिलअप करने के लिए हमारे पास n कितना है, इस पोजीशन को फिलअप करने के लिए हमारे पास n कितना सारा है? 3। और एट ए टाइम हमें कितना लेना है? 3 में से 1। R1 हो जाएगा। अब अगर N3 है, R1 है, तो ये जगह हम लोग कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? परमुटेशन हमें फॉर्मूला क्या बोलता है? NPR। तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या 3 होगा? होगा 3। 3P1। 3 नहीं होगा, 3P1। हाँ, आंसर 3 3P1 आएगा। ना, तो आंसर 3 हाँ, है, वही बोल रहे हैं। हाँ, आंसर 3 होगा, लेकिन इसको पहले लिख लेते हैं, 3P1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो कोई एक लिख लेंगे, इधर का बताओ। यहाँ पर हमारे पास n कितना रहेगा, r कितना? r तो बता सकते हो, पहले r बताओ। n हो सकता है कि गलत बता दो, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हाँ r कितना लोगे। r मतलब एट ए टाइम कितने सारे डिजिट्स को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर पुट करने के लिए? 3। 3 जगह है तो 3 ही डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन n हमारे पास कितना सारा होगा यहाँ पर, ये बताओ। 5 5 होगा। अगर हम लोग यहाँ एक डिजिट लिख अरे देते, सॉरी, 5 4 होगा, 4 होगा, ठीक है। 5 6 7 में से तो कोई एक यहाँ पर लिख देंगे, तो बाकी कितना सारा डिजिट यहाँ पर बचेगा? यहाँ पर हम लोगों का क्या क्या बचेगा? देखो यहाँ पर हमेशा हम लोगों के पास ये देखो क्या ये लिख के दिखा है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाओ फिर। ये 3 मतलब नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या क्या बच सकता है? 3 बचेगा हमेशा, 4 बचेगा हमेशा, ठीक है। और क्या बचेगा? 3 4 हमेशा बचेगा, ठीक है। हमेशा पीछे 3 4 ही आएगा ये तीनों जगह में से। और 5 6 7 में से कौन आएगा? अगर यहाँ 5 लिखा है तो 6 7 आएगा, अगर यहाँ 6 लिखा है तो 5 7 आएगा, अगर यहाँ 7 लिखा है तो 5 6 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पर कितने सारे नंबर हो जाएंगे? यहाँ पर जो है 4 नंबर हम लोगों के पास रहेंगे लिखने के लिए। 4 में से कोई भी 3 ले सकते। कितने तरीके से होगा ये परमुटेशन में? NPR 4P3। 4P3। क्या ये दो चीज एक साथ होने से 4 डिजिट बनेगा या अलग अलग होगा? क्या ये एक अरेंजमेंट साथ और ये होने से एक साथ होने से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लीकेशन या तो प्लस? एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बस ये कैलकुलेट कर लो, हो गया। 3P1 मतलब आंसर 3P1 इंटू 4P3। अब इसका कैलकुलेशन करो। 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये निकल के आता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल और ये कैंसिल आउट। 4 फैक्टोरियल 24 और 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल। 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। आंसर देखो 72 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ के करते हो तो आसानी से आंसर दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा चलो फिर नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन करें? 20 वाला हो गया, चलो 21 वाला करते हैं। फिर से वही डिजिट वाला है। क्या बोला है देखो, 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर्स 0 1 2 3 4, नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। तो डिजिट्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। चलो 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा 4 डिजिट नंबर अगर बनाएंगे तो मुझे बोलो कि क्या कोई रेस्ट्रिक्शन अराइज हो रहा है? सोच के बताओ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताओ, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन अराइज हो रहा है? हाँ, क्योंकि अराइज हो रहा है मैम, क्योंकि 0 हम फर्स्ट में नहीं लगा सकते। हाँ, यहाँ 0 लगाओगे, पीछे कुछ भी लगाओ वो 3 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग ये एक लिख के दिखा देते हैं, हाँ बाद में ना भूल जाते हो तुम लोग। यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ये 0 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, लेकिन बन गया 3 डिजिट। हमें तो 3 डिजिट के लिए अलाउ किया ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। यानी स्टार्टिंग वाला प्लेस हमारा बन चुका है रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। चलो ये हमें दिमाग में रखना है कि भाई स्टार्टिंग में हम लोग 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को पहले फिलअप करते हैं। तो स्टार्टिंग में 0 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों के पास 0 के अलावा यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। और तो यहाँ पर मुझे बोलो n कितना सारा है? इस जगह को फिलअप करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने सारे हैं? N4 R1। N4 R1। और ये कितने तरीके से फिलअप हो जाएगा?
परमुटेशन सिलेक्ट एंड अरेंज, तो कितने तरीके से फिलअप होगा? 4p1 4p1। अच्छा, ये पीछे का 3 जगह, यहाँ पर r कितना होगा, n कितना होगा? r बताओ पहले कितना होगा? r होगा 3 और n होगा 5। r होगा 3, n होगा 5, 1 2 3 4 5, फिर से गलत हो जा रहा है, 5 होगा या 4 होगा? एक तो यहाँ बैठ जाएगा ना, सॉरी 4 होगा, 4 होगा, फिर 4 होगा। हाँ, ये देखो ये 1 गलत हो जा रहा है बार बार, तो इधर 4 होगा, क्योंकि एक तो यहाँ आएगा ना, या तो 1 आए, 2 आए, 3 आए या 4 आए, कुछ भी आए, बाकी यहाँ पर एक डिजिट के अलावा बाकी सब इधर पीछे आने वाला है। तो 4 नंबर ऑफ टोटल थिंग्स 4 एंड टेकिंग 3 एट ए टाइम, परमुटेशन कितना हो जाएगा? 4p3। अब ये दो चीज एक साथ होगा तभी ना 4 डिजिट नंबर बनेगा, एक साथ होने पे मल्टीप्लीकेशन लगता है, तो इनटू 4p1 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, मुझे याद हो गया है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 24 into 4। हाँ, और ये 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 24, और ये हो गया 1 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 6 हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो 24 और 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया, ये 24 हो गया, ये 1 हो गया, 96, ठीक है। 96 होगा, ध्यान से कैलकुलेट करो, ये नीचे को 3 मान के कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने पे तुम लोग जो है स्टेप जंप कर सकते हो। 96 यानी कि आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर हम लोग का सी आ जाएगा। 21, 22, the number of ways the letter of the word triangle to be arranged, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें ध्यान से सोचना, पता है तुम लोगों को जो भी मैंने करवाया है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक दिया है, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो सही आंसर बोल सकते हो। द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। क्या बोला है, हमें वर्ड जो दिया है वो है कुछ ऐसा, ट्राइंगल, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को बोला है कि एंगल जो है वो ऑलवेज एक साथ रहे, ठीक है। तो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन क्या है, और नॉन रेस्ट्रिक्टेड कौन सा है? तो रेस्ट्रिक्टेड क्या है, एंगल, यहाँ पर बताया है कि द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, ANGLE, ये एंगल वर्ड के हिसाब से रिप्रेजेंट रहेगा। मेरे बात को सुनो, ये एंगल लेटर के हिसाब से नहीं है, ये एंगल वर्ड ही हमेशा रहना चाहिए। तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड में क्या बचा, टी बचा, और आर बचा, आर बचा, आई बचा, आई बचा, आई बचा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड है, इसे तो हम लोग 3 को 3 ही मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, 1 1। टोटल अरेंजमेंट 4, 4, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट 4। और 4 जो लेटर है इसे हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एन भी 4 और आर भी, हमें 4 लेटर को ही एक साथ, TRI और ANGLE को हमेशा एक साथ लेना है, तो 4 चीजों में से लेना है, ये 3 और ये, ठीक है। तो ये हो गया 4p4। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये एंगल अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे? क्या ये एंगल अपने अंदर नहीं करेगा, क्योंकि हमें बोल दिया है कि हमें एंगल वर्ड ही रखना है, तो ये अगर अपने अंदर इंटरचेंज कर लेगा तो एंगल रहेगा। अगर मान लो NALE कर दिए, कहां से एंगल रहेगा, नहीं रहेगा ना, नेल हो गया। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मली करते थे ना, इनटू, ये मान लो अगर बोलता कि ANGLE, ये लेटर्स जो है रेस्ट्रिक्टेड है एक साथ आएंगे तो ये इंटरचेंज करता, देन ये होता 4p4, 4 लेटर अपने अंदर 4 तरीके से इंटरचेंज करते। लेकिन ये यहाँ पर पोर्शन नहीं एप्लीकेबल होगा, ये मैंने लिख के भी काट दिया समझने के लिए। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा चेंज नहीं होगा, एंगल हमारा चेंज नहीं होगा, 4p4 ही रहेगा। मतलब सिर्फ हमें क्या करना है, कैसा अरेंजमेंट करना है, ऐसा होगा, TRI, और मान लो ये एक अरेंजमेंट है, ये जो है ANGLE, ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा ANGLE, ठीक है, और यहाँ पर हो गया TRI, और क्या हो सकता है, यहाँ T लिख दिया, यहाँ एंगल लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, यहाँ I लिख दिया, या फिर यहाँ R लिख दिया, एंगल TI इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। एंगल एंगल ही रहेगा, एंगल किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है, 24। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा,
23rd नंबर पे चलते हैं। If the letter of the word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, ये थोड़ा सा अलग चीज हो गया, लेकिन ये भी तुम लोग बोल सकते हो। vowels जो है वो odd places occupy करेंगे। the number of different words, कितने सारे ऐसे वर्ड बन सकते हैं। तो पहले हम वर्ड को लिख लेते हैं, फिर उसमें vowel consonant को सेपरेट कर लेते हैं। मैम लास्ट आंसर इज 24। हाँ, ये वाला 24। डॉटर, ठीक है। डॉटर में वावल्स कितने सारे हैं, कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं? तो लिखते हैं, चलो। डी कॉन्सोनेंट, ए वावल्स, यू वावल्स, जी कॉन्सोनेंट, जी एच कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, ई वावल्स, आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया कितने सारे वर्ड हो गए, 5, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 3। यहाँ लेकिन रेस्ट्रिक्शन नहीं बोले, यहाँ बोला है कि वावल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस से मतलब क्या है, मतलब ये है डॉटर, डी ए यू जी एच टी ई आर, तो ये प्लेसेस हो गए। यहाँ पर हमें वर्ड को पुट करना है। तो मुझे बोलो कि ये प्लेसेस में से ऑड कौन सा है। ऑड नंबर पता है ना, ऑड नंबर मतलब जो नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है। तो फर्स्ट प्लेस जो है ये ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड। इवन। फिर ये इवन, फिर ऑड, ये थर्ड हो गया ना। फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ठीक है। ऑड इवन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि वावल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस में ही वावल्स बैठ सकते, दूसरे किसी प्लेसेस में हमें वावल्स को नहीं बैठाना है, ठीक है। तो एन क्या होगा इस केस में, आर क्या होगा। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो कि अवेलेबल है, तो मतलब वावल्स, वावल्स को पुट करेंगे। वावल्स कितने सारे हैं, 3 है, तो एन कितना हो जाएगा, सॉरी एम थोड़ा 3 सा, होगा, आर 4 होगा। नहीं तो उल्टा हो जा रहा है ना। एन 3 होगा अगर आर 4 होगा, ये तो हमारे परमुटेशन के कंसेप्ट को ही चेंज कर देता है, क्योंकि एन जो है वो आर से कम नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों को वावल्स को ऑड प्लेसेस में पुट करना है, ये बात सही है, लेकिन हमारा ऑड प्लेसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ वन पर, ऑड नहीं होगा। हाँ, 1 ऑड होगा, ऐसा वन। नहीं कि 1 भी ऑड होगा, 1 तो ऑड होता ही है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हमें ऑड प्लेसेस में वावल्स को पुट करना है। तो ऑड प्लेसेस में वावल्स को पुट करना है, यानी नंबर ऑफ प्लेसेस, जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला और स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल था ना, कि जो है सी स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं तो उन चार्टर्ड फॉर्म कितने सारे अवेलेबल है, वैसे ही वावल्स यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि मेरे लिए कितने सारे प्लेसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो टोटल नंबर, जैसे ही तुम लोग ऐसे लिख देते हो ना, ये हो जाता है कभी कभी गलती, जैसे इसको लिख दिया 3, इसको लिख दिया 4, वैसे दिमाग लगाओ कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ये तो होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अगर मेरे पास 3 चीज है, उसमें से हम 4 चीज कैसे सिलेक्ट करें, मतलब मेरा कंसेप्ट कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि मेरे पास प्लेसेस कितने सारे हैं और वहां पर मुझे कितने सारे वावल्स को फिट करने हैं। तो मेरे पास एन का मतलब हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस। तो ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस कितने सारे, 1 तो ऑड होगा, 1 ऐसा नहीं कि ऑड नहीं होगा, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस कितने सारे, बोलो ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस कितने सारे हैं, 4। 4। और ये 4 में से हमें एट ए टाइम कितने प्लेसेस को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 वावल्स को फिलअप करने के लिए एट ए टाइम कितने सारे प्लेसेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3। 3। देखो क्वेश्चन भी हमें वही बोला है, सो दैट वावल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस कितने सारे हैं वही ना ढूंढेंगे, क्योंकि ऑड प्लेसेस में वावल को हमें प्लेस करना है। तो ऑड प्लेसेस 4, उसमें से 3 वावल्स को प्लेस करने के लिए हमें एट ए टाइम 3 ही प्लेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये कितने तरीके से होगा, सिलेक्ट एंड अरेंज, तो ये कितने तरीके से होगा, एन 4 है, आर 3 है, ये कितने तरीके से होगा,
बोलो। नहीं समझ में आया? अरे परमुटेशन बोलो कैसे होगा? 4p3. करेक्ट, 4p3. 4p3, ठीक है। 4p3 मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो ना, कुछ सोचो, इमेजिन करो, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ यू लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया, इसमें नहीं लिखा, या फिर कुछ और, यहाँ यू लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, ये भी हो सकता है। तो ये चीज हो सकता है ना, इतने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अब लिखना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये तो गया भावल्स को हम लोगों ने प्लेस कर दिया, बचा कॉन्सोनेंट का बात। अब कॉन्सोनेंट के लिए बताओ एन क्या है और आर क्या है? कॉन्सोनेंट के लिए एन क्या है और आर क्या है, मुझे ये बताओ। अब मुझे बोलो, अगर तीन जगह पे तीन वावल्स प्लेस हो चुके हैं, बात समझो, अगर तीन जगह पे तीन वावल्स प्लेस हो चुके हैं, तो बाकी कॉन्सोनेंट के लिए कितने जगह बचे हुए हैं? कितने जगह है कॉन्सोनेंट के लिए? 5. 5। तो 5 प्लेसेस है। 5 प्लेसेस में से हमें कितने प्लेसेस चाहिए? जितने सारे कॉन्सोनेंट है, कितने प्लेसेस चाहिए? आर क्या 5. होगा? आर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। आर भी हम लोग का 5 हो जाएगा। और ये कितने तरीके से अरेंज होगा फिर? एन 5 है, आर 5 है, एन टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, जहां से हमें 5 प्लेसेस जो है लेना है, सिलेक्ट करना है, फिर उसे अरेंज भी करना है उसमें कॉन्सोनेंट लिख के अलग अलग तरीके से। तो ये कितने तरीके से होगा? 5p5, ठीक है। क्या ये दो चीज एक साथ होगा तब वर्ड बनेगा, या अलग अलग होगा? मतलब क्या इसमें प्लस लगाए ये दोनों अरेंजमेंट में, या मल्टीप्लीकेशन लगाए? बोलो। मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लीकेशन। तो ये कैसे होगा? 4p3 इंटू 5p5, ठीक है। सॉरी, मैंने 5 लिख दिया, 5p5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल। देख लो कितना आता है, 24/1 और 120, तो 120 इंटू 24, 2880। अब क्या इतना सारा लिखना हमारे लिए पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना, तभी तो फॉर्मूला जरूरी है। 2880 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो घबराओ मत कि ऑड प्लेस वन नहीं होगा, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो कि वन मतलब तो ऑड ही हुआ ना, क्योंकि ऑड का मतलब जो नॉट डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट गलत हो रहा है। कभी भी एन जो है वो आर से कम हो ही नहीं सकता है। मतलब हम लोग कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, हम लोग को कुछ अलग सोचना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है? वावल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस। तो और नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस देखो कितने सारे हैं, 4 है। 4 में से हमें 3 ही चाहिए, क्योंकि 3 वावल्स है। तो 4 में से 3 जगह पे कहीं ना कहीं जो है वावल्स बैठ जाएगा। तो बाकी जगह है, क्योंकि टोटल 8 प्लेसेस है, 8 प्लेसेस में अगर 3 प्लेसेस जो है वो ऑक्युपाइड बाय वावल्स हो जाएंगे, तो बचे हुए 5 प्लेसेस ऑक्युपाइड बाय 5 कॉन्सोनेंट होंगे। और ये कितने तरीके से होंगे? 5p5, ये 4p3, और ये दोनों चीज एक साथ होगा तभी ना एक पूरा वर्ड बनेगा 7 लेटर वाला। तो ये मल्टीप्लाई होगा इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई साइन दे सकते थे, लेकिन वो ऑड देखने में लगता है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख के दिखाया, ठीक है। बाकी ये लिखते लिखते प्रेजेंटेशन तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में वैसे भी प्रेजेंटेशन का कोई काम नहीं है। तो एक्सरसाइज 5A यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो रेस्ट्रिक्टेड वाले परमुटेशन है उस पे एक दो क्वेश्चन बाकी है, वो बता देते। जैसे एग्जाम्पल 1 मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल 2 करवाएंगे। एग्जाम्पल 2, अच्छा, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है देखो यहाँ पर, we first sorry so that the number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that two particular books are never together, the number is n minus 2 into n minus 1 factorial। मतलब ये आंसर दे दिया है, ठीक है। आंसर ये होगा, लेकिन हम लोग खुद करके देखेंगे कि ये आंसर हो रहा है कि नहीं। हमारे पास n बुक्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स n, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि on a shelf so that two particular books are not together नहीं आए, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो हम लोग पहले करेंगे total number of books n can be arranged विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि जब नॉट टुगेदर बोलता है तो पहले हम लोग को नॉट रेस्ट्रिक्टेड निकालना पड़ता है, फिर टुगेदर निकालना पड़ता है, फिर नॉट टुगेदर निकलता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स n कैन बी अरेंज्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन by
एन पी एन दैट इज एन फैक्टोरियल बेस, ठीक है। इतने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है एन बुक्स का, ठीक है। इफ टू पर्टिकुलर बुक्स कम टुगेदर, ये क्वेश्चन अगर देखो तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तुम लोग को खुद ही मतलब तुम लोग को खुद से करना चाहिए, मुझे यहाँ पर बोर्ड में नहीं देख के, क्योंकि देखो ये बुक्स के जगह एन आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया, बुक्स के जगह एन आर्टिकल, यही यही आंसर निकल के आएगा। ये देखो ये वाला n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल के जगह बुक्स है और कुछ नहीं, फिर भी हम एक बार प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एन बुक्स है, ठीक है, एन बुक्स। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट है, कुछ नॉट रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड बुक्स 2 है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड फिर n-2 हो जाएंगे। ये दोनों को हम लोग n-2 ही मान सकते हैं, इसको हम लोग ग्रुप में 1 मानेंगे और टोटल बन जाएगा। हम थोड़ा फास्ट इसीलिए कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आर्टिकल की जगह बुक्स दिया हुआ है, इसीलिए टोटल अरेंजमेंट 1 प्लस n-2 n-1, ठीक है। अब n-1 चीजों को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n-1 p n-1, और ये दो आर्टिकल अपने अंदर 2p2 तरीके से जो है इंटरचेंज करेंगे। आर्टिकल नहीं, यहाँ पर बुक्स है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इफ टू बुक्स नॉट कम टुगेदर, तो अरेंजमेंट कैसे होगा, तो टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाले अरेंजमेंट से हम लोग लेस कर देंगे टुगेदर वाला अरेंजमेंट। टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट कौन सा है, ये वाला n फैक्टोरियल। यहां से हम लोग लेस कर देंगे सिर्फ टुगेदर वाला अरेंजमेंट, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल का मतलब यहाँ करते हैं, n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n-1 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, और ये हो गया 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, n-2, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 हो गया। बस ये सेम क्वेश्चन है, फिर भी था तो मैंने करवा दिया, करवा नहीं भी करवाते तो भी चलता, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ बुक्स लिखा है और हमारे मेन क्वेश्चन में ये आर्टिकल था और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का एग्जाम्पल 2 ये करवा दिया मैंने। चलो एग्जाम्पल 3 भी हम लोग पहले कर चुके हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ द 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। पहला क्वेश्चन बोला है कि हम लोगों के पास जो डिजिट अवेलेबल है, डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5। और क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला सिंपल बोला है कितने सारे हम लोग नंबर बना सकते हैं इस डिजिट्स को यूज करके, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। हमें कुछ नहीं बोला है कि 4 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट, हम लोग कितने सारे डिजिट्स जो है बना सकते हैं ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, बोलो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी, अच्छा एनी 3 आउट ऑफ द 5, अच्छा 3 लेना है आउट ऑफ द 5, तो बता ही दिया है 5 में से 3 लेना है, 5 में से 3 लेना है, तो कितने सारे नंबर बन सकते हैं, बोलो 5p3, तो आंसर क्या होगा 5p3 का मतलब 125 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 मतलब 60 नंबर बन सकते हैं, जहां पर हम लोग अगर एट ए टाइम 3 डिजिट्स ले रहे हैं, मतलब बेसिकली 3 डिजिट नंबर बन रहा है और कुछ नहीं, बेसिकली 3 डिजिट नंबर बन रहा है। अच्छा, अब इसके साथ जो एक साथ इसके साथ और भी क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट, बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। बोल रहा है कि ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं जहां पर एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होगा, हम लोग पहला वाला कर रहे हैं 1 वाला, फिर उसके बाद 2 वाला करेंगे, बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट, ठीक है। अब बात समझो,
हम लोगों को यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो वो 3 डिजिट ही होगा, क्योंकि उसको हमें आगे नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने सारे अलग अलग नंबर बन सकते हैं यूजिंग एनी 3। अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं, उसको लैंग्वेज बोला है एनी 3, मतलब 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल, इसमें से ऐसे कितने सारे नंबर होंगे जो बिगिन विद ए स्पेसिफाइड डिजिट, मतलब स्टार्टिंग में एक स्पेसिफाइड डिजिट ही रहेगा, बिगिन विद ए स्पेसिफाइड डिजिट मतलब 3 डिजिट का नंबर बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला एक स्पेसिफाइड डिजिट रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा वो हमें नहीं बता रहा है, कि आप कुछ भी रह सकता है, जैसे मान लो जो भी नंबर बनाएंगे स्टार्टिंग में 1 ही रहेगा और कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है, या फिर स्टार्टिंग में 2 रहेगा और कुछ नहीं, या फिर स्टार्टिंग में 3 रहेगा और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग में इसमें से कोई एक फिक्स नंबर जो है वो रहेगा। तो इसमें एन क्या होगा, आर क्या होगा, ये बताओ। पहले जगह को फिलअप करने के लिए अगर पहले में कोई एक ही नंबर रहेगा, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन कोई एक ही नंबर रहेगा, तो हम लोग इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास, हाँ बोलो। N5 R1। N5 R1 होने से तो फिर 5 में से कोई एक हो गया, कोई भी एक सेट कर लो, R1 सही हुआ है। फिर मेरा सोचो, हम जो बोल रहे हैं उसको सोचो, ये अगर हम लोग 5 लिख रहे हैं मतलब 5 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन बोल रहा है नहीं, कोई पर्टिकुलर नंबर ही रहेगा, नंबर हमें नहीं बताया, तो तुम भी लोग 1 ही होगा। एन भी 1 ही होगा, ठीक है। तुम लोग कोई भी एक नंबर अपने मन से सोच लो, एन भी 1 ही होगा, करेक्ट हुआ है। तो एक नंबर, एक कोई स्पेसिफाइड नंबर, ठीक है, ये एक का मतलब ये एक नहीं है, ये नंबर है। ये 1 का मतलब 2 3 4 5 1 कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कोई एक स्पेसिफाइड नंबर। और एक नंबर एक जगह पे कितने तरीके से फिलअप होगा, 1p1 तरीके से। अब यहाँ पर 2 जगह है और नंबर कितने सारे बचेंगे, 2 जगह के लिए 2 नंबर लेना पड़ेगा, तो r तो 2 होगा, एन कितना होगा, एन कितना होगा, बचे हुए जो भी नंबर है बोलो कितना होगा। 1। फिर क्यों 1, एन कितना नंबर होगा, नहीं 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 नहीं। यहाँ तो स्पेसिफाइड नहीं है, बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट 4, ठीक है। यहाँ जो भी पुट होगा, कोई भी एक डिजिट फिक्स कर लो ना अपने दिमाग में। सपोज यहाँ पर हम लोग हमेशा 3 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, यहाँ पर लिखने के लिए 1 2 4 5 हमेशा बचा हुआ रहेगा। अब ये अपने अंदर अलग अलग होगा, जैसे 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, ठीक है। अब लिखना तो पॉसिबल होगा नहीं इतना सारा, तो यहाँ स्टार्टिंग में सपोज अगर 3 होता है, बाकी पीछे फिर ये आ जाएगा, 4 डिजिट हमेशा बचेगा। 4 डिजिट 2 जगह पे कितने तरीके से पुट होगा, 4p2 तरीके से। अब ये दोनों चीज एक साथ होगा तभी ना 3 डिजिट होगा। तो 1p1 का मतलब 1 फैक्टोरियल, 4p2 का मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 24/2 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 वेज हो जाएंगे, ये देखो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट, मतलब पहला वाला कंडीशन है एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट, ठीक है। एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होगा और एक स्पेसिफाइड डिजिट से खत्म होगा, तो हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, इंटरेस्टिंग है, देखो क्या होगा। यहाँ पर लिखते हैं बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ स्पेसिफाइड डिजिट। अच्छा, तो यहाँ पर 3 डिजिट, डिजिट तो वही है, तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ लगा दिया है, इसमें और इसमें। इसका तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होता है तो इसे हम लोग 1p1 तरीके से फिलअप कर देंगे। अच्छा, एंड में भी ऐसे बोल रहा है कि कोई एक स्पेसिफाइड डिजिट होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक एजम्पशन लिया, मान लो यहाँ हमेशा हम लोग 3 लिखेंगे, और हम लोग मान लेते कि यहाँ हमेशा हम लोग 5 लिखेंगे, ऐसा मान लेते। कुछ और भी हो सकता है, स्पेसिफाइड डिजिट कुछ भी हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में 3 माना, पीछे 5 माना, तुम लोग कुछ और मान सकते हो, लेकिन कोई भी हालत में एन और आर क्या होगा इसमें, यहाँ 5 मानो या कुछ और मानो, लेकिन एन और आर कितना होगा, 1 होगा। एन और आर दोनों ही 1 होगा, तो 1p1 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक स्पेसिफाइड डिजिट चला गया, यहाँ एक स्पेसिफाइड डिजिट चला गया, तो बीच में क्या क्या बच रहा है हमारे लिखने के लिए, 1 बच जाएगा, और क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 3 तो यहाँ चला गया, 4 बच जाएगा, 3, तो यहाँ पर एन कितना हुआ और आर कितना होगा,
यहाँ पर n कितना होगा और r कितना होगा? N3R1. हाँ, R1 करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 3p1 और ये तीनों एक साथ होना पड़ेगा तो मल्टीप्लीकेशन। अब आंसर निकालो कितना आता है 1p1 3p1 1p1 तो 1p1 3p1 और 1p1 तो 1p1 1 फैक्टोरियल 3p1 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल। तो ये 1 फैक्टोरियल 1 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर दो 1 फैक्टोरियल 1 यानी कि 3 हो गया। 3 नंबर ऐसे होंगे, हम नंबर भी लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये मान लिया है कि हम स्टार्टिंग में 2 रखेंगे पीछे 4 रखेंगे, सपोज अगर मैंने ऐसे मान लिया, तुम लोग कुछ और भी मान सकते हैं, हम लिख के दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग में मेरा हमेशा 2 रहेगा पीछे 4 रहेगा तो 3 नंबर बनेगा। कैसे, ये देखो कैसे 3 नंबर बनेगा। स्टार्टिंग में 2 है और पीछे अगर 4 है, ये मैंने फिक्स्ड कर लिया अपने दिमाग में। तो मिडिल में क्या क्या जा सकता है, एक बार मिडिल में 1 आ सकता है, एक बार मिडिल में क्या आ जाएगा 3 और एक बार मिडिल में क्या आ जाएगा 5। 2 1 4 2 3 4 2 5 4 यही होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 इधर नहीं आ सकता है 2 इधर नहीं आ सकता है तो बीच में ये सब आ जाएगा अपने हिसाब से और ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से हमारा चेंज हो सकता है। यहाँ पर 3 नंबर ये वाला बन सकता है। ठीक है, तो 2 1 4 2 3 4 2 5 4। अच्छा और भी हमारा बन सकता है, और भी हमारा बन सकता है 3 नंबर नहीं एक सेकेंड, हाँ यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे माना है कि स्टार्टिंग में 2 रहेगा पीछे 4 रहेगा, कुछ और भी मान सकते हो, ऐसे मान लो ऐसे भी मान सकते हो, ये एक सेट बन गया। ठीक है, अगर ऐसे मानते कि स्टार्टिंग में 1 रहेगा पीछे 3 रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 पीछे 3 तो क्या क्या नंबर हो सकता है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बचा क्या है मेरे पास 3 5, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है तो मेरे पास बचा हुआ नंबर है 2 और 4। तो यहाँ पर 2 या 4 में से कोई एक लिख सकते तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ। ठीक है, नहीं मेरे पास क्या क्या नंबर बचेगा 1 2 3 4 और 5, हाँ 3 नंबर बचेगा। तो 1 इधर है 3 इधर है तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिक्स कौन सा नंबर किया, मैंने 2 सेट लिख के दिखाया तुम लोग को। ये 2 4 को फिक्स किया, यहाँ पर 1 3 को किया, तुम लोग कुछ और कर लो। ठीक है, कुछ और कर लो, लेकिन ये मत समझो कि ये 6 हो गया, ये 6 नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अगर 2 4 को फिक्स करते हैं तो ये 3 नंबर होगा, अगर 1 3 को फिक्स करते हैं तो ये 3 नंबर होगा, अगर हम लोग कुछ और डेटा को फिक्स करेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 4 हो गया। अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल 5 6 7, अच्छा 5 6 7 8 9 ये कुछ बाकी है, 10 तक बाकी है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग का यहाँ पर नोट डाउन एक बार हम कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे कितना तक किया। एग्जाम्पल 4 तक कर लिया है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करेंगे। ये वाला चेक कर लेते एक बार, बीच में कुछ तो छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 5 तुम लोग करके देख सकते हो क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, और एक्सरसाइज 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 5 से एग्जाम्पल 10 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो एक्सरसाइज 5A है उसका एक ही क्वेश्चन हमारा बाकी है, हम एक बार दिखा देते क्योंकि क्लैरिटी रहना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट दिन हम भी भूल जाएंगे कि मेरे को क्या क्या करवाना है। ये देखो यहाँ पर हम लोग का एक ही क्वेश्चन बाकी है, वो है ये वाला 19 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और इसके पहले का जो एग्जाम्पल है उसमें एक एग्जाम्पल बाकी है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तुम लोग भी नोट डाउन करके रखो ताकि मुझे बता सको कि ये वाला बाकी था। हम बता रहे देखो, और एक हम लोग का बाकी है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 9 11, नहीं ये वाला नहीं तो इसके आगे हूँ। एक एग्जाम्पल तो बाकी था, याद आ रहा है तुम लोग को कौन सा नंबर बाकी था। सेवन नंबर मुझे जितना लग रहा है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 5 6, हाँ
ये देखो एग्जाम्पल 7, ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 और ये क्वेश्चन नंबर 19 एक ही है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल समझेंगे तो ये कर पाएंगे या फिर ये पहले कर लो, एग्जाम्पल करो, जो भी करो, ये सेम क्वेश्चन है, दो अलग अलग मतलब डिजिट्स अलग यूज किए गए हैं। तो एक्सरसाइज 5A का बस ये बाकी है, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। और एग्जाम्पल 5 से 10 ये हम लोग करेंगे, और ये तुम लोग खुद भी करके देख सकते हो, क्योंकि जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उससे रिलेटेड है, ये नहीं कर सकते हो, ये करके देख सकते हो, ताकि तुम लोग का एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सर्कुलर परमुटेशन स्टार्ट करेंगे अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम।